हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक। ऑल गुड, ऑल सेट, सब कुछ ठीक है यार? एक बार फटाफट बता दीजिए, इन द चैट सेक्शन भर डालिए एक बार, जिससे कि मुझे आइडिया लग सके कि वी आर रेडी टू स्टार्ट। सबसे पहले माफी चाहूंगा, एक दो दिन से टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आ रहे हैं एंड इट इज नॉट फ्रॉम माई एंड, सो पहले माफी और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ सही है? मस्त तरीके से अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन। हालांकि मैंने फोन पे पहले ही चलाकर देख लिया है कि सब कुछ ठीक है, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये छूट गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर अभी कोई भी टेक्निकल इशू आता है ना, बहुत सिंपल इक्वेशन रखते हैं, अगर अभी कोई भी टेक्निकल इशू आएगा तो वी विल पुट अ रिकॉर्डिंग सेशन। चाहे मेरे को रात को कितनी भी लेट हो जाए, मैं आराम से एक रिकॉर्डिंग सेशन आपके लिए डाल दूंगा और उसके बाद हम लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बट लेट्स प्रे कि ऐसा कुछ हो ही ना, अच्छे तरीके से हमारा सेशन चल ही जाए। ऑलराइट, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आगे का पार्ट मैं कटवा दूंगा, जितना भी टाइम आपका वेस्ट हुआ है उसके लिए एक और बार सॉरी। आगे का पार्ट मैं कटवा दूंगा, दोबारा से पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं फ्रॉम जीरो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो फटाफट चैट सेक्शन में लाल कलर के दिलों को बरसा दीजिए। और आज सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूं रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी रेड यस्टरडे। कल टेक्निकल ग्लिच की वजह से कुछ टॉपिक्स जो थे वो हम पढ़ पाए थे, बहुत कम टॉपिक्स हम लोग पढ़ पाए थे, उनका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्त सबसे पहली बात जो हमने सीखी थी वो थी द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है, इसमें दो वर्ड्स छुपे हुए हैं। पहला बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा डाइवर्सिटी मतलब वेरिएबिलिटी, वेरिएशन, वैरायटी, यानी कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे, हमारे बायोस्फीयर पे पाए जा रहे हैं। इन्हीं को मिला जुलाकर हम हमारी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, आज तक अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को खोजा जा चुका है। इनका नामकरण हो चुका है, यानी नॉमेनक्लेचर किया जा चुका है। हमें इनके बारे में अच्छी खासी जानकारियां पता है। तो इस 1.7 टू 1.8 मिलियन के नंबर में से, यानी 17 से 18 लाख के नंबर में से 12 लाख के आसपास तो एनिमल्स की ही डिफरेंट स्पीसीज हैं एंड 5 लाख के आसपास प्लांट और फंगस की डिफरेंट स्पीसीज मिलती हैं हमें देखने के लिए। तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो एंट हैं और जो ऑर्किड हैं, इनकी 20-20 हजार से भी ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं। मछलियों की 28 हजार से भी ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलती हैं और बीटल्स की 3 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलती हैं। राइट, तो ये टर्म कॉइन किन्होंने की? ये टर्म जो है बायोडाइवर्सिटी, ये रॉजन साहब ने कॉइन करी। यानी ये टर्म लोगों के सामने रखी किन्होंने? रॉजन साहब ने। लेकिन सबको इस टर्म के बारे में आइडिया नहीं था। इस टर्म को जन जन तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, पॉपुलर बनाया किन्होंने? एडवर्ड विल्सन साहब ने। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इन्हीं का नाम है। पूछा जाता है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी को पॉपुलराइज किन्होंने किया, लोगों तक किन्होंने पहुंचाया, घर घर तक किसने पहुंचाया? एडवर्ड विल्सन साहब ने पहुंचाया। लेकिन सवाल अगर यह आ जाए कि बायोडाइवर्सिटी टर्म दी किन्होंने, तो आंसर आ जाएगा रॉजन साहब ने दी। यह हमारी बात हुई अभी तक की। अब मेरे दोस्त, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है, जो वेरिएशन है, जो वेरिएबिलिटी है, जो वैरायटी है, ये बायोलॉजी के हर लेवल पे पाई जाती है, एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कहां से शुरू होती है? बायोमॉलिक्यूल से। तो अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रोमॉलिक्यूल्स को देखें तो ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, यहां भी वैरायटी है। इन बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं ऑर्गेनेल्स। इन सेल ऑर्गेनेल्स में भी वैरायटी है। सेल्स में आपका न्यूक्लियस भी पाया जा सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जा सकता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी मिल सकता है, पेरोक्सिसोम भी मिल सकता है, वैक्यूल भी मिल सकता है, लाइसोसोम भी मिल सकता है। यहां भी वैरायटी है। इन ऑर्गेनेल्स के मिलने से बनते हैं सेल। ये सेल भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में ही 200 डिफरेंट टाइप के सेल्स पाए जा रहे हैं। तो यहां भी खूब सारी वैरायटी है। ये जो सेल्स हैं आगे चल के बनाती हैं टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स बनाती हैं। जैसे कि अगर आप बात करें एनिमल्स की, तो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे अंदर, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू। तो यहां भी वैरायटी है। ये टिश्यूज आगे चल के बनाते हैं ऑर्गन्स। तो अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स भी तो हैं हमारी बॉडी में। ब्रेन भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी हैं, पेनक्रियाज भी है। राइट, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स भी हैं। सॉरी। फिर ये ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। एंड ये ऑर्गन सिस्टम्स मिलके बनाते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स। फिर वो ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम बनाते हैं आगे चल के, एंड देन बन जाते हैं बायोम्स।
तो दुनिया में अलग अलग टाइप के बायोम्स भी तो हैं, रेगिस्तान भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, अल्पाइन टुंड्रा भी है एंड सो ऑन। बहुत सारे बायोम्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी चाहे सबसे इनिशियल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल आपका एक अकाउंट ले रहे हो आप, चाहे बहुत बड़े लेवल का बायोलॉजिकल अकाउंट ले रहे हो, इन सब में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यानी बायोडाइवर्सिटी हर जगह पर मिलेगी, चाहे आप बायोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट की बात कर रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिट की बात कर रहे हो, हर जगह पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। करेक्ट। अब देखिए टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये हम जान चुके हैं। अब बायोडाइवर्सिटी है कितने टाइप की। आपको कई बार क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आम है, तो आम जो है इट इज मैंगो, लेकिन मैंगो की भी अलग अलग वैरायटीज देखने को मिल सकती हैं, आपको अलग अलग टाइप के आम देखने को मिल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीसीज में जब जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी आ जाए तो इसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। राइट। तो डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, जब एक ही ऑर्गेनिज्म आपका डिफरेंट वैरायटीज बना ले, इसको क्या कहा जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी कहा जाता है। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमने पढ़ा था ये था रोवल्फिया वोमिटोरिया। रोवल्फिया मेरे भाई, रोवल्फिया क्या था, अगर समझ लीजिए आप हिमालय पहाड़ की बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, तो इस हिमालय पहाड़ पे अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग टाइप के रोवल्फिया देखने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहले नीचे की साइड आपको रोवल्फिया देखने को मिला, ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। नीचे की साइड पहाड़ पे आप थोड़ा सा चढ़े, आपको रोवल्फिया देखने को मिल गया। तो इसमें रीजरपाइन नाम का केमिकल कम होता है और उसकी कंसंट्रेशन भी कम होती है, इट इज डाइल्यूटेड। जैसे जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते जाते हैं, रोवल्फिया आपको ज्यादा मिलेगा और वेल कॉन्सेंट्रेटेड भी मिलेगा। और जैसे जैसे आप पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ते हैं, रोवल्फिया आपको और बढ़िया तरीके से रीजरपाइन स्टोर करता हुआ दिखाई देगा। यानी यहां जो रोवल्फिया है इसमें ज्यादा रीजरपाइन है, गाढ़ा रीजरपाइन है। यहां जो आपका रोवल्फिया है यहां कम रीजरपाइन है और कम गाढ़ा रेजरपाइन है। तो जब आप ऊपर से रोवल्फिया के प्लांट कलेक्ट करके लाते हैं तो इसमें हायर पोटेंसी ऑफ रेजरपाइन या हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेजरपाइन देखने को मिलती है। और ये जो रेजरपाइन है मेरे दोस्त, इट इज अ ड्रग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए पेशेंट्स को दिया जाता है। तो अगर आपको एक बढ़िया हाइपरटेंशन की दवाई चाहिए तो आप ये वाला रोवल्फिया लेकर के जाएंगे दवाई बनाने के लिए, या ये वाला लेकर के जाएंगे, बताइए। आप 1 वाला लेकर के जाएंगे या 3 वाला लेकर के जाएंगे। अगर आपको एक बेहतर दवाई तैयार करनी है तो मेरे लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, 1 वाला या 3 वाला, खुद बताइए। सर 3 वाला, क्योंकि अगर मैं 3 वाला लेकर के जाता हूं तो उसमें ज्यादा रेजरपाइन मिलेगा, गाढ़ा रेजरपाइन मिलेगा, बढ़िया दवाई बन पाएगी, इफेक्टिव दवाई बन पाएगी, जिससे कि ये हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जल्दी क्योर हो पाएगा। तो मैं 3 वाला लेकर के जाऊंगा, ना कि 1 वाला। तो आपके रोवल्फिया जो है इनके भी अलग अलग वैरायटीज हैं, और इन वैरायटीज में फर्क क्या है, हैं तो सारे के सारे रोवल्फिया ही, सिर्फ इतना सा फर्क है कि किसी में ज्यादा रीजरपाइन है, किसी में कम रीजरपाइन है। अब सिमिलरली आप आमों की भी बात करते हैं तो आमों की भी 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज हैं। हाफूस आम है, लंगड़ा आम है, तोतापुरी आम है, चुस्सू आम है, जो भी आम आप देखते हैं वो सारे के सारे आम थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। यानी है तो सारे आम ही, स्पीसीज तो आपकी सेम ही है, लेकिन वैरायटीज डिफरेंट हैं। और सिमिलरली राइस में भी 50,000 से भी ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, राइस में किसी में एरोमा का फर्क है, किसी की खुशबू अलग है, किसी के चावल के दाने का साइज अलग है, किसी का कलर थोड़ा सा अलग है, किसी का टेक्सचर थोड़ा सा अलग है। छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जिनसे 50,000 से भी अलग अलग टाइप के राइस के स्ट्रेन्स तैयार हो सकते हैं। तो ये क्या है आपका स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, है ना। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज मतलब स्पीसीज के अंदर ही जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी आ रही है, उस तरीके से बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको यह बोला जाए कि कहां ज्यादा स्पीसीज मिलती हैं, कहां कम स्पीसीज, तो इसे स्पीसीज नंबर बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए तो समझना है कि एक ही स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी है, एक ही स्पीसीज में आपकी डाइवर्सिटी है। जैसे आम है उसी में थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी आ रही है, तो इट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीसीज में जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने से ये डाइवर्सिटी मिली, इसीलिए इसको जेनेटिक बोला। मेन जो इफेक्ट है वो जेनेटिक मटेरियल पे पड़ रहा है। और स्पीसीज का नंबर कहीं पर ज्यादा, नंबर कहीं पर कम, तो इसे स्पीसीज नंबर डाइवर्सिटी बोलते हैं। ये इसका ज्यादा बेटर नाम होगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्पीसीज नंबर डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा भारत देश है, ये हमारे भारत देश का ईस्ट साइड है, नीचे साउथ ईस्ट साइड, और ये साउथ वेस्ट साइड। यहां देखने को मिलता है ईस्टर्न घाट, यहां देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट। तो मेरे भाई ईस्टर्न घाट में
कम एम्फीबियंस पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन पाए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट जो है इट हैज मोर एम्फीबियंस, यानी मोर नंबर ऑफ स्पीसीज एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इसे क्या बोला? स्पीसीज नंबर डाइवर्सिटी हमने बोला। यानी दो इलाकों में आपने स्पीसीज का नंबर काउंट कर लिया कि भैया यहां पर ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, यहां पर लेट्स से कम स्पीसीज पाई जाती हैं, तो दोनों को कंपेयर कर लिया तो बोलेंगे यहां पे ज्यादा स्पीसीज नंबर, यहां पे कम स्पीसीज नंबर। डायरेक्टली आप नंबर ऑफ स्पीसीज को ही कंपेयर कर रहे हो। एक जगह पे 200 अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिले, एक जगह पे 50 ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिले, तो ज्यादा डाइवर्सिटी कहां है, ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां है? जहां 200 एनिमल्स पाए गए। दैट इज कॉल्ड एज स्पीसीज नंबर डाइवर्सिटी। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ऐसे इलाकों को आप कंपेयर कर रहे हैं जहां आप नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स को कंपेयर कर रहे हैं। आपने पूरे के पूरे भारत देश को कंपेयर कर दिया किससे? नॉर्वे से। अब भारत जो है यहां पे सब कुछ है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, रिवर है, कोरल्स है, तो डाइवर्सिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा है, डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स हैं यहां पर। लेकिन नॉर्वे जो कि एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना, तो स्कैंडिनेविया नाम की जो जगह है इसमें 3 देश शामिल हैं, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। तो इनमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, इनमें नंबर ऑफ इकोसिस्टम इज लेस। तो आप क्या कहते हैं इसे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, यानी इकोसिस्टम के नंबर ऑफ इकोसिस्टम ही क्या है आपके? ज्यादा है। तो वेल डाइवर्सिफाइड, और इकोसिस्टम का नंबर ही अगर कम है तो लेस डाइवर्सिफाइड। तो आपने यहां पे क्या सीखा? एक और बार रिवाइज करिए क्योंकि इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा। आराम से देखिए। अगर मेरे दोस्त एक ही स्पीसीज है, सिर्फ मैंगो की बात कर रहा हूं, सिर्फ राइस की बात कर रहा हूं, सिर्फ रवोल्फिया की बात कर रहा हूं, एक ही स्पीसीज है, लेकिन इसी में थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने की वजह से अलग अलग वैरायटीज आ गई, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ गए, देन इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही स्पीसीज के अंदर जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा थोड़ा चेंज आने से जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी। जैसे कई प्रकार के आम हैं तो सारे आम ही, कई प्रकार के आम, कई प्रकार के चावल, कई प्रकार के रोवल्फिया, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल पे, डीएनए के लेवल पे आप बात कर रहे हो। अगर दो इलाकों को आप कंपेयर करें कि कहां स्पीसीज ज्यादा कहां स्पीसीज कम, तो स्पीसीज का नंबर आप काउंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज नंबर डाइवर्सिटी। और दो इलाकों में आप नंबर ऑफ इकोसिस्टम, अब आप स्पीसीज से भी ऊपर उठ चुके हो, अब आप सीधा देख रहे हो कि यहां पे कितने अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हैं, कितने अलग अलग टाइप के बायोम्स हैं। अगर आप ये काउंट कर रहे हो देन दैट बिकम्स इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। आप सीधा सीधा इकोसिस्टम या बायोम का नंबर ही काउंट कर रहे हो। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आई? ये हम कल कर चुके थे। यहां तक की बातें सबको क्लियर हैं? तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें और आज की हमारी वार्तालाप को शुरू कर सकें, आज की हमारी कहानी को, खेल को शुरू कर सकें। दैट इज टू अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी इन मोर डेप्थ। और बढ़िया तरीके से चीजों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। यस, क्या बात है दोस्त, शानदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आइए अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्पीसीज की। पहली बात जो एनसीईआरटी में लिखी गई है वो ये है दैट वी आर लूजिंग आवर बायोलॉजिकल वेल्थ। हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ क्या है? वेल्थ का मतलब होता है धन, है ना। हमारे पास बायोलॉजिकल धन क्या है? हम खुद एक धन है अर्थ पे। अर्थ का धन जो है, अर्थ की वेल्थ जो है, दैट इज इट्स बायोडाइवर्सिटी। दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग ऑन अर्थ। हम ही अर्थ का धन है, हम अर्थ के बच्चे ही तो हैं। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये जो बायोलॉजिकल वेल्थ है ये कम होती जा रही है। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि अगर आप देखें तो विद टाइम नंबर ऑफ स्पीसीज जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है ये घट रही हैं, क्योंकि स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं। जो स्पीसीज हैं जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, उनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले सालों में और भी जो स्पीसीज हैं ये एक्सटिंक्ट होती हुई दिखाई देंगी, ये अर्थ पे से विलुप्त हो जाएंगी, ये कभी भी लौट करके वापस नहीं आएंगी। दैट्स व्हाई हमने कहा कि वी आर लूजिंग आवर बायोलॉजिकल वेल्थ। दुनिया में जब लाइफ की शुरुआत हुई थी तब से लेकर के अब तक मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं हमको, लाखों साल लगे हैं आज इतनी बायोडाइवर्सिटी इकट्ठी करने में। लेकिन आपको पता है कि अगर मेरे दोस्त ये पूरी की पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ हमें खत्म करनी है तो सिर्फ 200 साल लगेंगे, और उसके लिए हमें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। हम जो कर रहे हैं वही करते रहे तो भी अगले 200 साल में दुनिया की सारी डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। हम जो कर रहे हैं मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस,
यानी ह्यूमन एक्टिविटीज, हम आज के दिन में पॉल्यूशन कर रहे हैं, आज के दिन में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज था, अब उस पर थोड़ा सा बैन लगा दिया गया है, लेकिन ऑल्टरनेट सोर्सेज जो हम लेकर के आए हैं वो भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स थे इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, व्हीकल्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ चुकी है, पेड़ काटे जा रहे हैं और वहां पर कॉलोनीज बनाई जा रही हैं जंगलों को काट करके, ग्रासलैंड तैयार किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग कुछ भी करके पेड़ उगा नहीं रहे, लेकिन काट बहुत सारे पेड़ रहे हैं, यानी कि हम अपनी बायोलॉजिकल वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहां पर क्या देख सकते हैं आप, साथ साथ लिखिए, मिलियंस ऑफ ईयर्स वर टेकन बाय अर्थ, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लग गई, मिलियंस ऑफ ईयर्स वर टेकन बाय अर्थ टू कलेक्ट सच ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। आज हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है इसको कलेक्ट करने में अर्थ को, हमको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए, सच ह्यूज बायोडाइवर्सिटी, बट ऑल दिस कैन बी वैनिश्ड, ये सारी की सारी चीजें वैनिश हो सकती हैं, गायब हो सकती हैं, ऑल दिस कैन बी वैनिश्ड इन कमिंग 200 ईयर्स, यानी अगली 2 सेंचुरीज में, इन कमिंग 200 ईयर्स ये सारी की सारी जो बायोलॉजिकल वेल्थ है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के ऊपर, ये आपके गायब हो सकते हैं। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम जो कर रहे हैं वही करते रहना है, हमको पॉल्यूशन करते रहना है, और अगले 200 साल में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इस बात से आपको क्या सीख मिली, इस बात से हमें यह सीख मिली कि अगले 100 साल में आधी स्पीसीज गायब हो चुकी होंगी। अगर 200 साल में इस अर्थ की सारी स्पीसीज खत्म हो जा रही हैं, यानी अगले 100 साल में इस अर्थ की आधी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी, यानी हाफ ऑफ द स्पीसीज, हाफ ऑफ द स्पीसीज। क्योंकि एनसीईआरटी में बात 2 जगह लिख रखी है, एक जगह लिख रखी है कि सारी स्पीसीज 200 साल में खत्म हो जाएंगी, तो उसका ही अल्टरनेट वर्जन आप क्या कह सकते हैं कि आधी स्पीसीज जो है, हाफ ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ, वो अगले 100 साल में खत्म हो जाएगी। तो हाफ ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ, half of the biological wealth will vanish in coming 100 years। कोई भी स्टेटमेंट आ जाए दोनों में से, आपको मार्क कर देनी है मेरे दोस्त। कोई ये बोले कि 100 साल में आधी स्पीसीज गायब हो जाएंगी तो भी करेक्ट है, कोई ये बोले 200 साल में सारी की सारी स्पीसीज गायब हो जाएंगी तो भी करेक्ट है, बात एक ही है, करेक्ट। अगला देखिए, एस्टिमेट नंबर ऑफ स्पीसीज, दुनिया में कितनी स्पीसीज हो सकती हैं। सर हमें पता है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज तो वो हैं जो हम खोज चुके हैं, पर क्या हम सारी की सारी स्पीसीज खोज चुके हैं? क्या मेरे दोस्त आप कभी भी 100% एफिकेट हो सकते हो, 100% एफिशिएंट हो सकते हो? क्या इस दुनिया का कोना कोना, चप्पा चप्पा सब कुछ खोज डाला है हमने? क्या एक भी स्पीसीज और नई नहीं मिलेगी हमको? क्या हम सागरों की गहराई तक पहुंच चुके हैं? क्या हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन तक पहुंच चुके हैं? नहीं। देर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस ऑन दिस अर्थ जो कि आज तक हमने एक्सप्लोर करी ही नहीं है। हो सकता है वहां पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लोर होने का, डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हो, हमने अभी तक सब कुछ नहीं खोजा है। सो अगर आप देखें एस्टिमेट नंबर ऑफ स्पीसीज, तो अभी तक हम क्या खोज चुके हैं, उसको क्या कहा आईयूसीएन ने? आईयूसीएन 2004 की रिपोर्ट में कहा गया कि हम कितनी स्पीसीज खोज चुके हैं। आईयूसीएन क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है पेपर में पूछा जाता है, आराम से लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सर ये क्या बात हुई? ये बात अभी समझाता हूं मेरे भाई।
आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, सी का मतलब कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक ही वर्ड है कि आप प्रकृति की एज वेल एज प्रकृति में जो रिसोर्सेज पाई जा रही हैं उनका कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में कितने ऑर्गेनिजम्स अभी तक हमने खोज लिए हैं? मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज आर आइडेंटिफाइड, जो कि बात करेक्ट है। भाई हमने लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा? 1.7 टू 1.8 मिलियन। यहां लिखा हुआ है मोर देन 1.5 मिलियन। क्या दोनों बातें सेम है? दोनों बातें सेम ही तो है। एक जगह लिखा हुआ है भाई हमने 12 ऑर्गेनिज्म खोज दिए, एक जगह पे लिखा हुआ है भाई हमने 10 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म खोज दिए। एक ही तो बात है, राइट? तो मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज आज तक आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ IUCN, राइट? लेकिन अब हमें यह जानना है कि और कितनी स्पीसीज अर्थ पे मिल सकती हैं। ये तो वो हैं जो हमने खोज डाली, इसमें तो हम लोग श्योर हो गए कि इतनी तो है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। लेकिन और कितनी बची हुई हैं? तो यहां पे कुछ महानुभाव आए और इन महानुभाव ने क्या किए? एक्सट्रीम नंबर्स दिए। इन्होंने कहा अरे तुम तो गधे हो, है ना? इन्होंने एक्सट्रीम अप्रोक्सीमेशंस मारी, खुद तुक्का मार रहे हैं बैठ के टेबल चेयर पे, लेकिन एक्सट्रीम तुक्का मार रहे हैं। कह रहे हैं अरे धत, सिर्फ 1.5 मिलियन ही खोजी, तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं है। दुनिया में तो 20 से 50 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं, 50 में से 1.5 नंबर आए हैं तुम्हारे। तुम तो फेलियर हो, फेलियर, डिफॉल्टर हो। घर वालों के सामने बेइज्जती कर दी, है ना? 20 से 50 मिलियन स्पीसीज। अब ये नंबर कितना ज्यादा है कि दुनिया में 50 मिलियन स्पीसीज है और हम सिर्फ 1.5 मिलियन ही खोज पाए। बेइज्जती कर दी भैया, है ना? तब यहां पर आए हमारी इज्जत के रखवाले, और ये जो हमारे इज्जत के रखवाले थे, इन भैया का क्या नाम था? इन भैया का नाम था रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे ने आकर बोला मे आई कम इन, और ये आ गया। और इन्होंने कहा कि बच्चों को इतना परेशान मत करो, ये 1.5 नंबर जो है ना, ये 1.5 नंबर 50 में से नहीं है, ये 1.5 नंबर 7 में से है, और टॉपर के खुद ही 2 नंबर आए हैं, तो ये कोई बुरा स्कोर नहीं है। तो ये बोला कि हाँ भैया ये बच्चे जो हैं अच्छे हैं, दिमाग के तेज हैं, बस मेहनत करना सीख जाएं तो मजा आ जाए। तो इन्होंने कहा कि लगभग 7 मिलियन के आसपास दुनिया में स्पीसीज हैं, और 7 मिलियन स्पीसीज में से 1.5 मिलियन तो आप खोज चुके हो, यानी ओवरऑल इसमें से 22% ऑलरेडी आप डिस्कवर कर चुके हो, यानी कि कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो 2 प्रकार के टीचर हैं, है ना? एक ने कतई डिमोटिवेट कर दिया भैया, बेइज्जती काट दी पेरेंट्स के सामने, या आपके बच्चे को कुछ भी नहीं आता, 50 में से 1.5 नंबर आए हैं। बाद में दूसरा टीचर आया इज्जत बचाने के लिए, वो कहता है नहीं दोस्त, 7 में से 1.5 नंबर आए हैं, और 1.5 नंबर बहुत है। बहुत टफ क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें तो स्पीसीज का पता लगा पाना बहुत आसान थोड़ी है। आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो टेक्सोनॉमिस्ट है? खुद बताइए, क्या आप किसी टेक्सोनॉमिस्ट को जानते हैं? अब मैं रिसर्च फील्ड का बंदा हूं, तो जाहिर सी बात है मैं 4-5 टेक्सोनॉमिस्ट को जानता हूं, लेकिन इट इज वेरी रेयर टू फाइंड टेक्सोनॉमिस्ट। अगर टेक्सोनॉमिस्ट ही नहीं मिल रहा है तो उसको स्पीसीज कहां से मिलेगी? पहले तो उस आदमी को ढूंढो जो स्पीसीज ढूंढता है, कहां गया उसे ढूंढो, वो खुद ही नहीं मिल रहा तो बाकी लोग कहां से मिलेंगे? जो स्पीसीज ढूंढने वाला आदमी है उसको खुद ढूंढना पड़ रहा है। आपके कितने दोस्त हैं जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं, या कितने भैया दीदी हैं बहुत बड़े आपसे जो कि रिसर्च कर रहे हैं और जिनको आपने देखा है कि टेक्सोनॉमी की ये बात कर रहे हैं? नहीं भाई, कोई नहीं है। तो जो टेक्सोनॉमिस्ट की आर्मी है ये बहुत छोटी है, ये जो वर्कफोर्स है ये बहुत कम है। तो जब ढूंढने वाले लोग ही कम हैं तो ऑब्वियसली स्पीसीज भी तो कम ही ढूंढ पाएंगे, और कई स्पीसीज ऐसी हैं जो जब तक आप ढूंढोगे तब तक खत्म हो जाएंगी दुनिया में से। भाई मैंने कल आपको लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बताया था, समझ लीजिए मैं एक टेक्सोनॉमिस्ट हूं, ये एक लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, दुनिया की सारी स्पीसीज है इसमें। मैं एक नई स्पीसीज खोज रहा हूं, उसका नाम लिख रहा हूं, डिटेल्स लिख रहा हूं, यहां पे लगा दे रहा हूं लाइब्रेरी के शेल्फ में किताब। समझ लीजिए एक स्पीसीज एक किताब है, मैंने उस किताब की डिटेल्स लिखी, एक स्पीसीज मैंने खोजी, दूसरी स्पीसीज मैंने खोजी, तीसरी स्पीसीज मैंने खोजी, वहां से लाइब्रेरी में आग लग चुकी है। यानी कई सारी ऐसी स्पीसीज पहले ही खत्म हो चुकी होंगी, जब तक मैं वहां पे पहुंचूंगा उससे पहले तो हजारों लाखों स्पीसीज खुद ही खत्म हो चुकी होंगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया में ऐसी कोई स्पीसीज थी भी। मेरे भाई आराम से सोचो, आपने डायनासोर को देखा है? अब गधे वाली बात मत करना कि सर जुरासिक पार्क फिल्म में देखा है। क्या आपने लाइव कभी डायनासोर को देखा है? जब आप इस धरती पे आए थे उससे पहले डायनासोर गायब भी हो चुके थे। आपको फॉसिल एविडेंसेस से पता है कि डायनासोर जैसी कोई चीज है? क्या पता ऐसे कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हो जिनके फॉसिल एविडेंसेस ही ना मिले हों। यानी ऐसी लाखों चीजें हैं जो धरती पे से गायब हो गई। डायनासोर तो कितना बड़ा है मेरे भाई,
10-10, 15-15, 20-20 फीट के डायनासोर थे, तो इनके फॉसिल तो तब भी हमको मिल जाएंगे। कोई बहुत छोटा सा पेड़ है, हो सकता है वो हमारे आने से पहले गायब हो गया हो, उसको हम लोग डिस्कवर ही ना कर पाए हो, उससे पहले बेचारा एक्सटिंक्ट भी हो गया। तो ये जो नेचर की लाइब्रेरी है, इसमें एक साइड से आग लग चुकी है और दूसरी साइड से आप इन्हें धीरे धीरे काउंट कर रहे हो, बिकॉज आपकी वर्कफोर्स बहुत कम है, जो लोग टेक्सोनॉमिस्ट हैं उनका नंबर बहुत कम है, तो आप इतनी आसानी से इन सारी की सारी स्पीसीज का काउंट नहीं कर सकते। तो रॉबर्ट मे साहब ने बोला फिर भी यू हैव डिड वेल, 7 मिलियन स्पीसीज में से अप्रोक्सीमेटली, इन्होंने कहा 7 मिलियन स्पीसीज में से 22% को तो आप खोज चुके हो, लगभग 20% को आप खोज चुके हो, यानी जितना हमने खोजा है उससे 4-5 गुना हमको ज्यादा स्पीसीज और खोजनी है। तो ये अप्रोक्सीमेशन है, तुक्केबाजी है ना, पर फिर भी रॉबर्ट मे साहब की हम लोग इज्जत करते हैं और हम इन्हें क्या कहते हैं, दैट ही हैज गिवन अ सेंसिबल नंबर। सेंसिबल नंबर, जैसे कई बार झगड़ा हो जाता है ना, तो कई लोग बकैती काट देते हैं, एक लाफा मारूंगा ना छत्तीसगढ़ में जाके गिरेगा, भाई तू दिल्ली में खड़ा है तेरे लाफे से कोई यहां भी नहीं गिरेगा, 10 कदम दूर भी है ना, वहीं खड़ा रहेगा, लाफे में इतनी ताकत थोड़ी होती है, पर बोल दिया बहुत ज्यादा, दूर जाके गिरेगा, एक पेट में मुक्का मारूंगा मंगल ग्रह पहुंच जाएगा। इलॉजिकल डिस्कशन, इलॉजिकल। मे साहब आए, मे साहब ने नापा, 4-5 लोगों को थप्पड़ मारा, उसके बाद इन्होंने डेटा निकाला कि एवरेज क्या है, एक आदमी को थप्पड़ मारा वो वहीं खड़ा रहा, दूसरे को आदमी को थप्पड़ मारा वो 1 फीट दूर जाके गिरा, तीसरे को मारा वो 2 फीट दूर जाके गिरा, एक रोने लगा भागता गया मम्मी के पास 50 फीट दूर। तो इन्होंने एक सेंसिबल नंबर निकाला कि हाँ यार 5-7 फीट तक तो अपना जिगरा है, इतना तो मैं पहुंचा दूंगा किसी आदमी को, बिकॉज दिस इज माई एवरेज काउंट। 10 लोगों को थप्पड़ मारा, एवरेज मेरा 5 फीट आ रहा है, सो दिस इज अ मोर सेंसिबल नंबर। ये तो बकैती है पूरी पूरी। 4 लोग बैठ गए और मस्त डिस्कशन करी, कितनी होनी चाहिए भाई, देखो यार दुनिया में 50 मिलियन तो होनी चाहिए, है ना, बस यही बात है, कोई कुछ नहीं है, नो लॉजिक, कुछ दिमाग नहीं लगाया, मस्त जितना 4 दोस्तों को लगा, भाई ने बोला करने का तो करने का, 4 लोगों ने डिसाइड किया कि 50 मिलियन होनी चाहिए, सबने बोला हाँ भाई सही कह रहा है 50 मिलियन होनी चाहिए, बस ठीक है बोल दिया, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं, कोई मैथमेटिकल डेटा नहीं, नो कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट्स, सिर्फ यहां हम इनको सेंसिबल कहते हैं क्योंकि इन्होंने नाप तोल के तो मारा है थोड़ा एकदम अंधाधुंध भाई, आंख मूंद के थोड़ी तीर छोड़ दिया है कहीं पे भी, थोड़ा सा सेंसिबल नंबर है तो इनकी हम इज्जत करते हैं, और इन्होंने ऊपर से हमें पासिंग मार्क्स दे दिए हैं, तो हमारे लिए एकदम रॉबर्ट मे साहब इज हार्ट, है ना, इनको तो भाई कोरियन हार्ट दे दिया है हमने। और बाकी लोग थे, इनका नाम भी नहीं लिया किताब में, रॉबर्ट मे साहब का नाम भी आया, इनका नाम भी नहीं आया, है ना, इनका नाम भी ऐसा ही है, पनवाड़ी की दुकान पे 4 लोग बैठे हैं, सोनू मोनू पपलू टिल्लू, इन्होंने दी है तो इनका नाम भी नहीं आया, इनका कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब देखो मेरे भाई कंसेप्चुअल चीज आ रही है, अब पढ़ाऊंगा जियोग्राफी, अब पढ़ाऊंगा जियोग्राफी, आज ज्योग्राफी के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा मेरे भाई, साथ साथ पढ़ते जाने हैं, है ना। ये है हमारा क्या, गोला, ये है हमारा अर्थ, आज के दिन में तो अर्थ का अनर्थ हो चुका है, पर जो भी है अब हमारा गोला यही है, इसको हमें और बेहतर बनाना है ना, और बेहतर बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। चलो यार, ये है अर्थ, और ये अर्थ के बीच से जो लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, या फिर इसको प्यार से क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। जो अर्थ के 2 बराबर टुकड़े कर डाले, इक्वल टुकड़े कर डाले, सेंटर से पास होने वाली लाइन, क्या इसको इक्वेटर कहेंगे सर, कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, है ना। इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री पे आपको पाई जाती है एक लाइन देखने के लिए मिलती है आपको, इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में, ऊपर की साइड क्या है, नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, नीचे साउथ होता है तो ये साउथ पोल है ना, तो ये नॉर्थ पोल है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे की साइड आपको क्या देखने को मिला, 23.5 डिग्री साउथ, है ना, आपको क्या देखने को मिला, 23.5 डिग्री साउथ, करेक्ट। ये नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो यहां नॉर्थ लिखा, यहां साउथ लिखा, दिस इज 0 डिग्री, दैट इज योर इक्वेटर। ये जो आपका अड्डा है मेरे भाई, ये जो आपका अड्डा है, क्या यहां पर गर्मी भीषण पड़ेगी, क्या यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, क्या हमारा देश भी इसी इलाके में पाया जाता है, यस सर, हमारा देश भी इसी इलाके में पाया जाता है। ये जो हमारा इलाका है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और सर आपने कहा यहां गर्मी भीषण पड़ेगी, ऐसा क्यों कहा आपने, आराम से सोचने की कोशिश करिए। यहां पर हमारे सन दादा हैं, यहां पर हमारे सूरज दादा हैं,
अगर सूरज दादा की रोशनी बरस रही है, अगर सूरज दादा की रोशनी बरस रही है, तो ये रोशनी सबसे ज्यादा कहां पर जाएगी? ये रोशनी सबसे ज्यादा कहां पर जाएगी? खुद नोटिस करने की कोशिश करिए। ये रोशनी क्या सबसे ज्यादा आपके इक्वेटर पे पड़ेगी? पड़ेगी। एकदम आमने सामने है, बिल्कुल पड़ेगी। क्या यहां पर थोड़ी कम रोशनी पड़ेगी? कम रोशनी पड़ेगी। क्या यहां पे कंपैरेटिवली कम रोशनी पड़ेगी? कम रोशनी पड़ेगी। पोल पे तो रोशनी पहुंचेगी ही नहीं। यहां पर देखिए, अगर आप पोल पे रोशनी पहुंचाना चाहेंगे ना, यहीं से टकरा के रोशनी आगे की साइड चली जाएगी। इस पोल पे एग्जैक्टली तो भाई धरती को फाड़ के थोड़ी रोशनी पहुंच जाएगी, है ना? ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। ये जो रोशनी है, यहीं से थोड़ी बहुत लाइट यहां तक पहुंचेगी, अदरवाइज यहां पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं देखने को मिलती। सिमिलरली यहां पे बहुत ज्यादा लाइट आपको नहीं देखने को मिलती पोल्स पे। तो पोल्स पे जीवन आसान है या मुश्किल, खुद बताइए। पोल्स पे जीवन आसान है या मुश्किल? वहां पे मेरे दोस्त आपकी लाइट जो है बहुत कम जा रही है, छन छन के जा रही है, डिफ्यूज्ड जा रही है, और बिना सोलर इनपुट के कोई प्लांट फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकता। वहां पे लाइट इतनी कम पहुंच रही है कि प्लांट की प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो क्या यहां जीना मुश्किल है? यस, जीना मुश्किल है। सबसे ज्यादा लाइफ, सबसे ज्यादा सोलर इनपुट, सबसे ज्यादा सूरज की किरणें, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? सर इस रीजन में देखने को मिलेगी। ये जो रीजन है, इसको हमने क्या कह डाला? इसको हमने कह डाला ट्रॉपिकल रीजन। इसको हमने कह डाला ट्रॉपिकल रीजन, जहां पे आपका तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा है, इसे ट्रॉपिकल रीजन कहा। और ये जो इलाका जहां पे टेम्परेचर कम है, तापमान कम है, हमेशा याद रखिएगा, इसे कहा जाता है टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट रीजन से हमें ऐसा लगता है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। सर नाम में ही टेम्परेट है। नहीं भैया, इसका नाम टेम्परेट इसीलिए है क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। टेम्परेट मतलब कम टेम्परेचर। अब मेरे भाई आराम से एक बात सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी की एक लाइन है जिसको पढ़ने के लिए आपको पूरा पेज भरना पड़ेगा और खूब दिमाग लगाना पड़ेगा। आराम से सुनिएगा। मैंने कहा इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट एरियाज देन इन ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरिया में सनलाइट है खूब सारी। यस सर। सनलाइट खूब सारी तो प्लांट जो है खूब सारा खाना बनाएंगे। यस सर। खूब सारा खाना बनाएंगे तो प्रोडक्टिविटी इनकी हाई। यस सर। प्रोडक्टिविटी अगर प्लांट्स की हाई तो इनको खाने के लिए हर्बीवोर आएंगे। खूब सारा खाना पड़ा हुआ है, इनको खाने के लिए हर्बीवोर आएंगे। हर्बीवोर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उनको खाने के लिए कार्निवोर आएंगे। कार्निवोर बहुत सारे हो जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी तो उनको खाने के लिए डीकंपोजर्स आएंगे। यस। क्या यहां पर स्टेबल इकोसिस्टम्स की भरमार है? यस सर, बिल्कुल भरमार है। यहां पे स्टेबल इकोसिस्टम्स की भरमार है क्योंकि यहां सोलर इनपुट ज्यादा है। तो यहां अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के प्राणी देखने को मिल रहे होंगे। यस। यहां पे कंडीशंस इतनी फेवरेबल हैं कि हर नए दिन कोई ना कोई नई स्पीसीज देखने को मिलेगी। तो क्या आप यहां की सारी स्पीसीज को खोज सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप समझ लीजिए एक जंगल में रिसर्च करके आए, अगले साल आप उस जंगल में जाएंगे तो 20 नए प्राणी और मिल जाएंगे। उससे अगले साल सेम जंगल में जाएंगे, 20 नए प्राणी और मिल जाएंगे, क्योंकि स्पीशिएशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। यहां पे लाइफ के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस है, मस्त कंडीशन है। खाने पीने के लिए खूब सारा माल यहां पे पड़ा हुआ है। तो यहां तो नई स्पीसीज बनती चली जाएंगी। तो यहां आप कितनी भी रिसर्च कर लो भाई, एक साइड से मैं झाड़ू निकाल रहा हूं, दूसरे साइड से कोई गंदगी फैलाता जा रहा है, जिंदगी भर झाड़ू मरवाते रहो, पीछे से आदमी गंदगी करता जाएगा। तो मैं तो एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया ना। मैं कचरा साफ करते जा रहा हूं, पीछे से कोई कचरा फैलाता जा रहा है। इसी प्रकार से मैं स्पीसीज काउंट करता जा रहा हूं, पीछे से नई स्पीसीज बनती जा रही हैं। कभी मैं टोटल नंबर काउंट कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो टेम्परेट इलाका है, कम टेम्परेचर वाला, कम टेम्परेचर, कम सोलर इंपुट, कम प्लांट खाना बनाएंगे, कम प्रोडक्टिविटी, कम एनिमल्स आएंगे उस प्लांट्स को खाने के लिए, कम कार्निवोर आएंगे, कम डिकम्पोजर्स, जितने हैं बहुत कम है, आसानी से जाकर गिना जा सकता है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज यहां कम है, पर जितनी है गिनी जा सकती हैं, क्योंकि नई वाली बन ही नहीं रही, या बन रही है तो बहुत कम बन रही है। सो इट इज मोर कंप्लीट स्पीसीज इन्वेंट्री जो आपने कैलकुलेशन करी है, इट इज मोर कंप्लीट। यहां अगर 100 प्राणी थे तो 90 का आपने लेखा जोखा बना लिया है। लेकिन यहां पे अगर 100 प्राणी थे तो आप 50 का ही बना पाए हो, है ना? फिर 100 के 150 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अगले साल, फिर आकर के मेहनत करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा और ऑर्गेनिज्म हमको मिलेंगे, फिर 150 के 200 हो जाएंगे। अल्टीमेटली यहां नंबर ऑफ स्पीसीज कम है। लाइफ के लिए परिस्थितियां यहां पर बहुत अच्छी नहीं है, कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड फॉर लाइफ। बट जितनी भी हैं उनको लिख तो सकते हो ना, उनको ढूंढना आसान है, क्योंकि बहुत कम स्पीसीज हैं, सारी आसानी से मिल जाती है। आप किसी जंगल में अगर जाके देखेंगे, इतनी घिच पिच स्पीसीज हैं, आपको खुद नहीं पता लगेगा कि इस वाली को मैं देख चुका हूं कि नहीं देख चुका हूं, खुद ही नहीं पता लगेगा मेरे दोस्त, है ना?
तो अल्टीमेटली क्या है यहां पर बात समझने की आप कोशिश करिए। ट्रॉपिकल रीजन जो है इसमें टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, तो यहां पर क्या है आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा, खाने पीने का माल ज्यादा, खाने पीने का माल ज्यादा, तो अल्टीमेटली क्या यहां पर स्पीशिएशन ज्यादा, स्पीशिएशन ज्यादा, स्पीशिएशन ज्यादा, स्पीशिएशन ज्यादा, नई नई स्पीसीज बनती जा रही हैं, तो सारी स्पीसीज को आप कभी काउंट कर ही नहीं पाओगे। दैट्स वाई आप कहोगे स्पीसीज इन्वेंटरीज, स्पीसीज इन्वेंटरीज आर लेस कंप्लीट as new species are getting formed regularly। नई स्पीसीज निरंतर बनती जा रही हैं, रेगुलरली बनती जा रही हैं, तो आप इनको काउंट नहीं कर पाओगे। आप काउंट करके निकलोगे, नई स्पीसीज फिर तैयार हो जाएगी कोई पीछे से। और यहां पर अगर आप देखें टेम्परेट रीजन, तो टेम्परेट रीजन में तापमान कम, तापमान कम तो प्रोडक्टिविटी कम, तापमान कम प्रोडक्टिविटी कम, प्रोडक्टिविटी कम तो योर स्पीशिएशन विल बी लेस। खाने की ही चीजें कम है तो कौन स्पीसीज आनी चाहिए यहां पर, नहीं आनी चाहिए, है ना, स्पीशिएशन कम, राइट। फिर यहां पर आप देख सकते हो स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट, जितनी है उनको आसानी से आप क्या कर सकते हो, इन्वेंटरी मतलब एक तरीके से इन्वेंटरी मतलब जहां चीजें स्टोर करी जाती हैं, तो स्पीसीज जहां पर स्टोर्ड है वहां जाके सबका नाम लिख सकते हो, स्पीसीज इन्वेंटरी आर मोर कंप्लीट। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं स्पीसीज कहां ज्यादा है, स्पीसीज का नंबर कहां ज्यादा है, ट्रॉपिकल या टेम्परेट? सर स्पीसीज का नंबर कहां ज्यादा होगा, ट्रॉपिकल रीजन में, यहां सूरज की किरणें ज्यादा आ रही हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा होंगी। पर कहां की स्पीसीज को आपने परसेंटेज वाइज ज्यादा बढ़िया तरीके से काउंट कर लिया है, दैट इज टेम्परेट रीजन। यहां अगर 100 स्पीसीज पाई जाती हैं तो आप 50 को ही काउंट कर पाए हो, वहां अगर 100 हैं तो 100 बहुत लिमिटेड एरिया में है तो आप बढ़िया तरीके से उनको काउंट कर सकते हो, यानी कि आप 100 में से 80-90 काउंट कर चुके हो, राइट। तो ज्यादा स्पीसीज कहां, ट्रॉपिकल। इन्वेंट्री कंप्लीट कहां की, टेम्परेट की। ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। ये एक एनसीईआरटी की लाइन थी जिसको पढ़ने के लिए इतना जुगाड़ हमको लगाना पड़ा, पर आई होप आपको ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लैरिटी से समझ में आई होंगी। यस यस, बढ़िया, क्या बात है दोस्त। बट सन इज बिगर देन अर्थ, यहां से देख रहे हो ना, रेफरेंस भी तो देखो। अब आप बोलोगे कार इज बिगर देन ह्यूमन, सही बात है, बहुत दूर से देख रहे हो ना भाई, मैं तो अपनी बैल्कनी से खड़ा होकर देख रहा हूं, मुझे तो इतनी दिखाई दे रही है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तो लोगे। अब यहां भाई देखो, ना एस्ट्रोनॉमी की क्लास है, ना एस्ट्रोफिजिक्स की क्लास है, ना एस्ट्रोलॉजी की, ना ज्योग्राफी की, बायोलॉजी की क्लास है, कॉन्सेप्ट समझो, है ना। ज्यादा रोनाल्डो नहीं बनना है यहाँ पे बट हाँ ऐसे ही बनता है और ये ठीक भी है, रेफरेंस भी तो देखोगे ना भाई। ऐसे तो बोलोगे चंदा भी बहुत बड़ा है ना, है तो शरीफा, हमको तो छोटा ही दिखता है ना मेरे भाई, ढूंढते रह जाते हैं करवा चौथ वाले दिन तो, है ना। भूखी औरतें वैसे दिन में व्रत रखा रहता है, वो ढूंढती रहती हैं, अरे कहाँ पेड़ के पीछे तो नहीं छुप गया। रेफरेंस भी तो देखो भाई, दिखाई नहीं दे रहा है तो वैसे बहुत बड़ा, इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी, बहुत बड़ी है भाई, लेकिन उस दिन ढूंढते रह जाते हैं। मेरी मम्मी मुझे कहती है भाई ढूंढ के आओ है ना, और आसपास की आंटियां भी कहती है बेटा दिखे तो बताना, हाँ आंटी दिखेगा तो बताऊंगा। हम अपने घर के लिए भी देखने जा रहे हैं, आपको भी आगाह कर देंगे कि हाँ आंटी दिख चुका है, वहां पेड़ के पीछे से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखा देंगे। तो वो बड़ा है तो हमेशा बड़ा थोड़ी दिखाई देगा, कहां से देख रहे हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी तो नोट करना है, राइट। चलो अब देखिए एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ नंबर ऑफ इंसेक्ट, है ना, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ नंबर ऑफ इंसेक्ट। सर ये क्या होता है, ये तो बहुत खतरनाक चीज लग रही है सुनने में, कुछ भी नहीं है ना, एकदम जीरो चीज है, आराम से सुनिए, बिंदास होकर के सुनिए। दुनिया में अगर 100 ऑर्गेनिज्म है, दुनिया में अगर 100 स्पीसीज है, तो मुझे बताइए इन 100 स्पीसीज में से क्या 70 स्पीसीज एनिमल्स हैं? 70 आउट ऑफ 100 आर एनिमल्स। क्या ये बात करेक्ट है भाई? अगर मैं कह रहा हूं
कि दुनिया में 100 स्पीसीज हैं, लेट्स से 100 स्पीसीज हैं, तो क्या 100 में से 70% सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स देखने को मिलेंगे? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, है ना। 70 एनिमल हैं। और अगर आप देखें तो 22% के आसपास, 22 आउट ऑफ 100 क्या है? आर प्लांट्स एंड फंगस, है ना। इकोलॉजिकल स्टडीज के लिए फंगस को भी प्लांट में ही रख लिया जाता है, क्योंकि फंगस पहले प्लांट किंगडम का ही मेंबर था, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो प्लांट और फंगस मिलकर के 22% तैयार करते हैं ऑर्गेनिजम्स, 70% एनिमल्स हैं और बचे हुए 8% प्रोटिस्टा वगैरह हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो 70% एनिमल है, एनिमल में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है? 11th क्लास में एनिमल किंगडम पढ़ी होगी। सबसे बड़ी फाइलम और सबसे बड़ी क्लास का नाम बता दीजिए फटाफट। सर हमने पढ़ा है कि आपका जो कॉकरोच है ये एक ऐसी क्लास में पाया जाता है जो दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है, दैट इज क्लास इंसेक्टा। दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट की है। और उसके बाद इंसेक्ट आपके कौन से फाइलम के पार्ट है? आर्थ्रोपोडा के। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर आप देखेंगे, आउट ऑफ 70 एनिमल्स, अराउंड 50 आउट ऑफ 70 आर इंसेक्ट्स, आर इंसेक्ट्स, आर इंसेक्ट्स, करेक्ट। 50 आउट ऑफ 70 आर इंसेक्ट्स, यानी ये जो 70 है, एनिमल्स जो 70 हैं, इसका भी 70%, सारे एनिमल्स में से 70% अकेले इंसेक्ट हैं, यानी 49 to 50% आपके इंसेक्ट हैं इस पूरी दुनिया में। ये जो आपके प्लांट है, इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है? सबसे अबंडेंट प्लांट कौन होगा, खुद बताइए। सबसे अबंडेंट प्लांट आपका कौन सा है? सबसे एडवांस प्लांट कौन सा है? सर प्लांट को 5 कैटेगरी में तोड़ा गया था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट हर जगह देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा एडवांस्ड, सबसे ज्यादा इवॉल्व आपके एंजियोस्पर्म्स है, आपके एंजियोस्पर्म्स है। और मेरे दोस्त फंगस जो है, ये आपका इतना ज्यादा है अबंडेंट कि ये फंगस कई सारे एनिमल्स से क्यूमुलेटिवली ज्यादा है। जैसे कि अगर आप देखें तो आपकी सारी की सारी फिशेज, आपके सारे के सारे एम्फीबियंस, आपके सारे के सारे रेप्टाइल्स और आपके सारे के सारे मैमल्स, यानी हम लोग भी, दुनिया में जितने फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल नहीं है, उससे ज्यादा तो फंगस है। यानी अकेला फंगस किन किन पे भारी है? फार्म पे भारी है, FARM, फार्म पे भारी है, ऐसे याद कर सकते हो। यानी फंगस भी अच्छा खासा आपका अबंडेंट है, फंगस भी अच्छा खासा अबंडेंट है, पूरे फार्म पे भारी है ये। फंगस इज ऑल्सो अच्छा खासा अबंडेंट, यानी फंगस की अबंडेंस भी अच्छी खासी है। 22% में से आप कह सकते हो लगभग आपका 9% के आसपास, 10% के आसपास फंगस होंगे, 11-12% के आसपास आपका एंजियोस्पर्म होंगे, बचे हुए प्लांट काफी कम है। तो अगर आप देखें, इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप कराएं, इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप कराएं तो क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म इज मोर देन फंगस। एनसीईआरटी में ये बात क्लियरली नहीं दे रखी है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एंजियोस्पर्म इज ग्रेटर देन फंगस, ये बात भी हमने यहीं पे लिख डाली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे चल के काम आएगी। आज के ही लेक्चर में आपको बताऊंगा ये कहां पे काम आएगी। तो मेरे भाई समझ लीजिए, दुनिया में 100 ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया में सिर्फ 100 ही अलग अलग टाइप की स्पीसीज है। क्या 100 में से 70 एनिमल होंगे? यस सर। क्या 100 में से 22 आपके प्लांट और फंगस होंगे? यस सर। बचे हुए 8% अदर्स होंगे, कोई और ऑर्गेनिज्म होगा, प्रोटिस्टा वगैरह? यस सर। अब मेरे दोस्त, ये जो 70% आपके एनिमल्स हैं, इनमें से भी 70% क्या है? इंसेक्ट है। यानी आप कह सकते हो दुनिया में जितने भी टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से 50% तो इंसेक्ट ही है। 70 का 70% कितना हुआ? है ना, बचपन की मैथ। 70 का 70%, यहां से आपका 7 आ जाएगा, यहां से आपका 7 आ जाएगा। 70% निकाल रहे हो, नीचे 2 जीरो, एक अंडे से एक अंडा यहां काट दिया, एक अंडे से एक अंडा यहां काट दिया, 7 × 7 49 आ जाएगा। लगभग मान लो रफ रफ 50%। यानी अगर मुझे इजी कैलकुलेशन करनी है तो दुनिया का हर दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या इंसेक्ट है? यस और नो? क्या दुनिया की हर दूसरी स्पीसीज इंसेक्ट है? मैंने कहा, आराम से देखिए, मैंने कहा ये आपके दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स, कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी। मैंने कहा इस कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी में से 70% आपके एनिमल्स हैं, और मैंने कहा इस एनिमल्स में से भी 70% आपके इंसेक्ट हैं। तो ये टोटल इंसेक्ट हो गए ना, टोटल इंसेक्ट हो गए। एंड इट इज अराउंड 50% ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स, यानी दुनिया की हर दूसरी स्पीसीज इंसेक्ट है। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथ है।
राइट। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, छोटी सी बात, इसी बात से हमें पता लगता है दैट एवरी सेकेंड स्पीसीज ऑन अर्थ इज ऑफ इंसेक्ट्स। अब सर इस बात का हम क्या करें, इतना दिमाग लगा लिया, इस बात का हम क्या करें, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। ये एक जंगल है मेरे भाई, ये एक जंगल है, ये एक जंगल है। इस जंगल में आपको मिली इंसेक्ट की स्पीसीज, आपने सिर्फ इंसेक्ट को खोजा, प्लांट अलग है, एनिमल्स अलग है, बहुत अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को खोजा। आपने यहां पर इंसेक्ट खोजे, आपको मिले 2100 इंसेक्ट स्पीसीज। मुझे बताइए यहां पर टोटल स्पीसीज कितनी होनी चाहिए, खुद बताइए। अगर एक साइंटिस्ट ने मुझे कहा कि यार मैं इस जंगल में गया, मुझे 2100 स्पीसीज मिली इंसेक्ट की, तो टोटल स्पीसीज कितनी होनी चाहिए, खुद बताइए। टोटल स्पीसीज यहां कितनी पाई जानी चाहिए, अगर आपको एक रफ तुक्का लगाना है तो वो तुक्का क्या हो जाएगा, चैट सेक्शन को भर डालिए। सार्थ ने एकदम सही बताया है ना, विहान ने, सत्तानवीर ने, क्या बात है यार, एकदम सही, शानदार, लाजवाब। भाई इसका डबल कर दो। मैंने कहा दुनिया में जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें से आधी स्पीसीज तो इंसेक्ट की ही हैं, तो कोई आपका प्लांट बायोलॉजिस्ट है, कोई आपका एनिमल बायोलॉजिस्ट है, सबके लिए बहुत डिफरेंट है आपका एक इकोसिस्टम। तो हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम किसी भी नई जगह पर जाएंगे, हम इंसेक्ट को काउंट करेंगे। इंसेक्ट को काउंट करना कंपैरेटिवली आसान है, तो हम इंसेक्ट की स्पीसीज को अगर काउंट कर लेंगे तो फंगस की स्टडी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, प्लांट की स्टडी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की स्टडी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इंसेक्ट को काउंट कर लो और इसका नंबर डबल कर डालो, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। इसीलिए इतना जुगाड़ लगाया, ये मैंने आपको काफी आसान करके बताया है, काफी आसान करके बताया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, ये आपका सी इकोसिस्टम है, ये आपका सी इकोसिस्टम है ना। यहां पर सी इंसेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, कितने आपको देखने को मिले, यहां पर 39 इंसेक्ट्स है ना, या 390 लिख लो यार, 390 इंसेक्ट स्पीसीज। तो बताओ टोटल स्पीसीज कितनी होंगी, 390 इंसेक्ट स्पीसीज, तो बताओ टोटल स्पीसीज कितनी होंगी। भाई 390 को डबल कर देंगे ना हम लोग, 390 को डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 390 को डबल कर लो, है ना, 400 में से 20 माइनस कर दो, 780 आ जाएगा, 780 स्पीसीज। बस यही बात है, इसी के लिए हमने इतनी मेहनत करी और कुछ भी नहीं, सिर्फ यही हमको समझना था। 780 इज द राइट आंसर, बात खत्म, है ना, 780 इज द राइट आंसर, बस यही हमको देखना था। यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से 70% एनिमल है, एनिमल में भी से भी 70% इंसेक्ट है, यानी दुनिया का हर दूसरा स्पीसीज इंसेक्ट का स्पीसीज है। 22% आपके प्लांट और फंगस हैं, प्लांट में सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजियोस्पर्म है और फंगस आपका फार्म से भी ज्यादा अबंडेंट है, यानी सारी की सारी फिशेज, सारे के सारे एम्फीबियन, सारे के सारे रेप्टाइल, सारे के सारे मैमल, इनको मिला करके जितने ऑर्गेनिजम्स हैं इससे ज्यादा तो अकेले फंगस की स्पीसीज है, इतना अबंडेंट है ये। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो एंजियोस्पर्म जीत जाएगा। ये बात आपको अगली स्लाइड में काम आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम इस चीज को यूटिलाइज कर रहे होंगे। यहां तक करेक्ट है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो, फटाफट बता डालिए। क्या हम अगले टॉपिक पे बढ़ सकते हैं, यस, नोट कर लीजिए एक बार और नोट करके डन लिख दीजिएगा जैसे ही आपका ये सारा का सारा काम समाप्त हो जाए। तब तक मैं पानी पी लेता हूं। सॉरी। तो ये आपका टोटल यहां तक की डिस्कशन हो गई। अब एनसीईआरटी में कुछ पाई चार्ट्स दे रखे हैं, इन पाई चार्ट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम सबसे पहला पाई चार्ट पढ़ेंगे किसका, हम सबसे पहला पाई चार्ट पढ़ेंगे एनिमल्स का, ओवरऑल दुनिया में जो एनिमल्स हैं इनका हम पाई चार्ट पढ़ेंगे, खासकर इनवर्टिब्रेट्स का यानी लोअर एनिमल्स का। तो लोअर एनिमल्स में इंसेक्ट क्या सबसे ज्यादा होंगे, भाई इंसेक्ट तो दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो क्या इंसेक्ट सबसे ज्यादा होंगे, होंगे। इसके अलावा कौन होगा इंसेक्ट के बाद, इंसेक्ट के बाद ओथ ले ली है, शपथ ले ली है किसने, एमसी स्टैन ने। एमसी स्टैन कुछ बन गया है, क्या बना है वो आप देखो भाई, जो बनाना है बना दो चैट सेक्शन में। तो ओथ, एमसी, ओथ का मतलब क्या है, इंसेक्ट के बाद ओथ का मतलब क्या है, अदर मैमल्स,
अदर आपके एनिमल, सॉरी, है ना। ओथ का मतलब OTH यानी अदर इनवर्टिब्रेट्स या अदर एनिमल्स। इंसेक्ट के बाद अदर एनिमल्स, एक ग्रुप बना दिया है बाकी एनिमल्स का। एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है मोलस्क, मोलस्का, शेल्ड ऑर्गेनिजम्स, मोलस्का। और सी का मतलब है क्रस्टेशियंस। तो सबसे ज्यादा कौन इनवर्टिब्रेट्स में से, सबसे ज्यादा कौन आपका इंसेक्ट, ये तो सबसे पहले पता है, तो नंबर 1 है ही। दुनिया में सबसे ज्यादा है भाई, इस ग्रुप में छोड़ो, दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो आपको इंसेक्ट सबसे ऊपर रखना है। फिर ओथ, MC, ओथ का मतलब अदर एनिमल ग्रुप्स, OTH, है ना, ओथ ले ली यहां पर। फिर उसके बाद MC का मतलब आपका यहां पर मॉलस्क और क्रस्टेशियन। अगर आप वर्टिब्रेट की बात करें, हायर लेवल के एनिमल्स की बात करें, तो यहां पे राम नाम का लड़का है जो कि क्या कर रहा है? FB चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। तो यहां पे आपकी सिंपल सी चीज हो जाएगी FB राम। FB राम मतलब F का मतलब क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा कौन है? फिशेस, फिशेस। बी का मतलब क्या हो जाएगा भैया जी? बी का मतलब सेकंड नंबर का हो जाएगा बर्ड्स, बर्ड्स। आर का मतलब क्या हो जाएगा? रेप्टाइल। ए का मतलब क्या हो जाएगा? एम्फीबियन। और एम का मतलब हम लोग यानी कि मैमल्स। FB राम। तो आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको याद हो गया एक पर्टिकुलर तरीके से। FB राम, राइट। यहां पर चौथी इंपॉर्टेंट चीज है ना, तीन तो यहां पर देख ली, एक इंसेक्ट की बात, एक ये पाई चार्ट, एक ये पाई चार्ट। चौथी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दुनिया के सबसे अबंडेंट प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म से कम कौन है मेरे भाई? एंजियोस्पर्म से कम है फंगस। और फंगस इतना अबंडेंट था कि ये फार्म से भी ज्यादा अबंडेंट है। सारी की सारी फिशेस, सारे के सारे एम्फीबियन, सारे के सारे रेप्टाइल, सारे के सारे मैमल, फार्म, 4 एनिमल कैटेगरीज से ज्यादा स्पीसीज तो अकेला फंगस लेके बैठा हुआ है। तो एंजियोस्पर्म और फंगस तो अभी हमने देखा कि बहुत ज्यादा अबंडेंट है। इसके बाद बताओ बाकी प्लांट्स कौन से हैं? तो यहां हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है, अ मोस्ट फेमस लाइकन। अब मोस्ट फेमस लाइकन, लाइकन हमारा वैसे भी फेवरेट टॉपिक है, हर बायोलॉजिस्ट का होता है लाइकन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगस, उचक के बोलते हैं, है ना। ए का मतलब क्या है यहां पर? ए का मतलब क्या है? एंजियोस्पर्म और फंगस तो हो गए सबसे ज्यादा, राइट। ए का मतलब क्या है? एल्गी। ए का मतलब क्या है? एल्गी, एल्गी। मोस्ट यानी यहां क्या आ गए? मॉसेस। मॉसी जी यानी कि किसके टाइप है? ब्रायोफाइट के टाइप है, लिवरवर्ट और मॉसेस। तो दूसरे नंबर पे आपको मॉसेस देखने को मिले। फेमस, फेमस यानी F और A स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट, यानी फर्न्स एंड इट्स एलीज। एलीज का मतलब दोस्त यार, है ना, रिश्तेदार, मिलते जुलते। तो फर्न्स, हॉर्सटेल्स और फर्न्स किस में आते हैं? टेरिडोफाइट में। यानी पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, और फिर आपका लाइकन। नाम से ही पता लग रहा है ना। तो सबसे ज्यादा आपको ये देखने को मिले, सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, फिर फंगस, फिर मोस्ट फेमस लाइकन यानी एल्गी, फिर आपका ब्रायोफाइट यानी मॉसेस, फिर टेरिडोफाइट यानी फर्न्स और उसके दोस्त यार, और फिर लाइकन। सिर्फ लिख सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये 3 लाइनें लिख लीजिए, है ना। और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी में ध्यान रख लीजिएगा कि फंगस किस साइड था, एंजियोस्पर्म किस साइड था। बेसिक बेसिक बातें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्रस्टेशियन, प्रॉन को देखा है मेरे भाई कभी? दैट इज अ क्रस्टेशियन, है ना, बहुत हार्ड कवर होता है उसकी बॉडी पे, दैट इज क्रस्टेशियन। तो यहां पर 3 लाइनें हमने पढ़ी। 3 लाइनें कौन कौन सी हैं भाई? इनवर्टिब्रेट्स की या लोअर एनिमल्स की अगर आप बात करें तो इंसेक्ट तो सबसे ज्यादा, इसको साइड में रख दो। इसके बाद आया ओथ, MC। ओथ का मतलब क्या है? अदर एनिमल ग्रुप्स। M का मतलब मोलस्का, C का मतलब क्रस्टेशिया। बात खत्म, एक पाई चार्ट हमारा डन। दूसरा वर्टिब्रेट्स का, तो यहां पर हमने लिखा FB राम, FB राम, फिशेज, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, मैमल, FB राम। बात खत्म। फिर आपका प्लांट में अगर आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा, फंगस आपका सेकंड नंबर पे ज्यादा, फिर अब मोस्ट फेमस लाइकन। ए का मतलब एल्गी, मोस्ट का मतलब मॉसेस, फेमस मतलब फर्न्स और उसके दोस्त यार, और लाइकन मतलब लाइकन इटसेल्फ। तो आपकी 3 लाइनों में हमने सारे के सारे पाई चार्ट्स को धो डाला है। एक भी सवाल आएगा तो हम फोड़ डालेंगे। यहां तक की चीजें सभी को क्लियर है? तो एक बार तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज।
यहां पर पाई चार्ट्स नहीं बनाने हैं, पर एटलीस्ट ये लिख लीजिए कि इन वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा, फिर ओथेम्सी, वर्टिब्रेट्स में एफबी राम, और प्लांट्स में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स, फिर फंगस, उसके बाद ये चारों चीजें। तो अगर आप लिखना चाहें दोबारा से तो मैं आपको लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर इन वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखें तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा, इंसेक्ट के बाद कौन आया, अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथ, इनको मिला जुला करके। फिर आपका मोलस्का, और फिर आपका क्रस्टेशियन, फिर आपका क्रस्टेशियन। ऑलराइट, ये आपको देखने को मिला इनवर्टिब्रेट्स का चार्ट। वर्टिब्रेट का अगर आप देखेंगे तो एफ बी राम है, यानी कि आपका फिशेस है ना, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहां पर आई आपकी फिशेस। बी का मतलब बर्ड्स, राम दैट इज रेप्टाइल, देन आपका एम्फीबियन, एंड देन आपका मैमल। ये आपके पांचों वर्टिब्रेट ग्रुप्स हो गए, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे ग्रुप्स है ना, वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर है। और यहां पर एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा, फिर फंगस, फिर अ मोस्ट फेमस लाइकन यानी एल्गी, फिर मॉस, फिर फर्न्स एंड अलीज, और सबसे कम आपका क्या हो जाएगा, लाइकन हो जाएगा। सीधा सीधा यहां पर लिखा ही हुआ है, तो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑल सेट, यहां तक सारी बातें क्लियर, फटाफट बता डालिए। यहां तक सब कुछ ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं हम लोग। यस यस यस, आओ मेरे भाई। इट हैज टेकन अस मिलियंस ऑफ ईयर्स, हजारों लाखों साल हमको आज तक लग चुकी हैं, टू अक्यूमुलेट सो मच बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी नेचर में लाने के लिए हमको हजारों सालें लग चुकी हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर हम प्रेजेंट रेट पर भी चलते रहे, आज जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर हम यही कारनामे करते रहे, तो इन लेस देन 2 सेंचुरीज, आने वाले 200 सालों में हमारी सारी की सारी स्पीसीज गायब हो जाएंगी, और आने वाले 100 सालों में हमारी 50% ऑफ द स्पीसीज गायब हो चुकी होंगी। तो हमें इनको कंजर्व करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। राइट, कितनी स्पीसीज हैं दुनिया में? आईयूसीएन की 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से, आईयूसीएन क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी 2004 की रिपोर्ट के हिसाब से मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो कि हम खोज चुके हैं, और हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितनी स्पीसीज हम और खोज सकते हैं। तो कई साइंटिस्ट ने तुक्के मारने शुरू कर दिए। कई साइंटिस्ट ने कहा कि मेरे भाई 20 से 50 मिलियन स्पीसीज है, अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं खोजा है। लेकिन वहीं पर हमारी इज्जत के रखवाले आए, रॉबर्ट मे साहब आए, और इन्होंने कहा कि सिर्फ 7 मिलियन स्पीसीज हैं, 22% हम लोग ऑलरेडी खोज चुके हैं। फिर हमने एक लाइन पढ़ी कि स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट रीजन। अगर आप टेम्परेट रीजन की बात करें तो वहां पे इजीली आपको सारी की सारी स्पीसीज मिल जाती हैं, और नंबर ऑफ स्पीसीज भी आपकी कम बढ़ रही हैं। तो आसानी से आप वहां की सारी स्पीसीज को काउंट कर सकते हो, उनकी लिस्ट बना सकते हो। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में नई नई स्पीसीज बनती जाती हैं, तो वहां पे स्पीसीज इन्वेंट्रीज कंप्लीट नहीं है। आप चेकिंग करके निकलोगे, सारी स्पीसीज के नाम लिख करके निकलोगे, अगली साल आओगे और स्पीसीज देखने को मिल जाएंगी। टेम्परेट इलाके में स्पीशिएशन इतनी नहीं होती, तो वहां इन्वेंट्रीज मोर कंप्लीट है। अगर आपको किसी भी जगह पर जा करके स्टडी करनी है नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में, तो आप इंसेक्ट पे स्टडी करिए और उसके डेटा को एक्सट्रापोलेट कर दीजिए, बाकी ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको नॉलेज खुद मिल जाएगी। क्योंकि मेरे भाई, हमको पता है कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से 70% जो हैं ये तो आपके एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में से भी मोर देन 70% के आसपास क्या है, आपके इंसेक्ट है। यानी टोटल स्पीसीज का 50% तो इंसेक्ट ही है। तो दुनिया में जितनी स्पीसीज हैं उसमें से 70% एनिमल्स हैं, और प्लांट्स जिसमें आपने फंगस को भी इंक्लूड कर लिया है, ये आपका मोर देन 22% स्पीसीज तैयार करता है। और आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि ये जो आपका फंगस है, ये इतना ज्यादा स्पीसीज रिच है कि जितनी भी फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स हैं, इनके नंबर को आप कंबाइन कर लो तो भी फंगस जीत जाएगा। यानी अकेला फार्म पे भारी है। एफ मतलब फिश, ए मतलब एम्फीबियन, आर रेप्टाइल, एम मैमल, फंगस अकेला फार्म पे भारी है। राइट,
तो दुनिया में अगर 10 एनिमल हैं तो इसमें से 70% यानी 7 इंसेक्ट हैं, और पूरी दुनिया में अगर 10 ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें से 5 आपके इंसेक्ट हैं। तो आप क्या करो, एक जंगल में जाओ और सिर्फ इंसेक्ट को काउंट कर लो। अगर इंसेक्ट का नंबर मिल रहा है 5000 तो टोटल ऑर्गेनिजम्स कितने हो जाएंगे, इसका डबल, यानी 10,000 स्पीसीज है वहां पर। अगर इंसेक्ट का नंबर मिल रहा है 180 तो इसका डबल कर दो, टोटल स्पीसीज कितनी हो गई 360 एंड सो ऑन। आपका सीधा सीधा यहां पर कैलकुलेशन आ जाएगा। दिस इज समथिंग वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेरी कॉन्क्रीटली, वेरी वेरी क्लियरली। ठीक है, ये अभी तक हमने देखा। फिर हमने पाई चार्ट देखे। यहां पर देखिए इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट सबसे ज्यादा, और फिर ओथ एमसी यानी सेकंड नंबर पे ओथ यानी अदर एनिमल्स, एमसी यानी तीसरे नंबर पे मॉलस्क, और चौथे नंबर पे क्रस्टेशियन। ये आपका ऑर्डर है। यहां पर एफ बी राम यानी सबसे ज्यादा फिशेज, बी का मतलब बर्ड्स, आर का मतलब रेप्टाइल्स, ए का मतलब एम्फीबियंस, एंड एम का मतलब मैमल्स। तो ये आपका 5th नंबर पे आ जाएगा। ये आपकी सीक्वेंसिंग थी। यहां पर एंजियोस्पर्म पहले नंबर पे, सबसे ज्यादा अबंडेंट प्लांट। फंगस जो है आपका फार्म पे भारी था, तो ये भी अच्छा खासा अबंडेंट है। फिर अ मोस्ट फेमस लाइकन, ए का मतलब एल्गी, मोस्ट मतलब मॉसेस, फेमस दैट इज फर्न एंड अलीज, एंड लाइकन आपका छठे नंबर पे सबसे एंड में। ये आपकी सीक्वेंसिंग हो जाएगी एनसीईआरटी की। 3 लाइन में पूरा का पूरा हम लोगों ने खेल खत्म कर दिया था। ये हमको देखने को मिला। यहां तक की बातें क्लियर है, एनसीईआरटी भी पढ़ डाली है। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है या नहीं एक बार बता डालिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमसे पूछा गया है आईयूसीएन का मतलब क्या है, यानी आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है। ओके, मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है, बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई टेंशन कोई परेशानी यहां पर आपको नहीं होगी। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपको क्या देखने को मिला यहां पर, पहला ही हो जाएगा शायद, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, एकदम सही है। इंडियन यहीं पे गलत हो गया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। राइट, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अपना बच्चन हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन ओवर हियर। आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग मार्क कर सकते थे, मार्क कर भी दिया है। लगभग 90% लोगों ने मार्क कर दिया है। रॉबर्ट मे साहब ने क्या कहा कि इस दुनिया में कितनी स्पीसीज हैं। रॉबर्ट मे साहब का एस्टिमेट क्या था, इन्होंने कहा 6 मिलियन स्पीसीज है, 7 मिलियन स्पीसीज है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, या स्लाइटली लेस देन 1.5 मिलियन। हल्का क्वेश्चन है, प्यार से करिएगा, आराम से करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। जो नॉलेज आपको आज दी गई है उसी बेसिस पे सवाल करना है, और इजीली आप इसको बना भी ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताइए मेरे दोस्त, क्या होना चाहिए आंसर। तो स्लाइटली लेस देन 1.5 मिलियन तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आज तक अर्थ पे आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, तो जाहिर सी बात है आप ऑब्वियसली यहां पर अच्छी खासी मेहनत कर चुके हैं, 1.5 मिलियन से ऊपर बढ़ चुके हैं। तो स्लाइटली लेस देन तो कुछ भी नहीं था, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन ये तो हम ढूंढ चुके हैं। ये तो आईयूसीएन 2004 का डेटा है, ये तो हम ढूंढ चुके हैं, है ना। 6 मिलियन जैसा हमने आज कुछ पढ़ा ही नहीं है। 7 मिलियन वो नंबर है जो रॉबर्ट मे साहब ने कहा कि दुनिया में इतनी स्पीसीज पाई जा सकती है ना। 92% लोगों ने सही कर दिया है ना। थाला फॉर अ रीजन हो गया है, कोई लिख रहा है वहां पर, एकदम सही बात है भाई, शानदार। अमंग एनिमल्स द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप इज, सारे एनिमल्स को आप कंसिडर कर लो, सबसे ज्यादा कौन है नंबर में, बाप ऑफ द बाप कैटेगरीज यहां पर कौन सी हो जाएगी, मॉलस्क, वर्टिब्रेट, इंसेक्ट, क्रस्टेशियन। आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन आज का, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर इस दुनिया के सारे एनिमल्स को आप लाइन में खड़े कर दें तो उसमें से सबसे ज्यादा किस प्रकार के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे, यह आपका सवाल है। और मुझे उसके बाद बताइएगा कि क्रस्टेशियन, इंसेक्ट और मॉलस्क में से सबसे कम कौन सा है, वो मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा एक बार। जिसका ये सवाल हो जाए वो चैट सेक्शन को भर डालिए कि क्रस्टेशियन, इंसेक्ट और मॉलस्क में से सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, गौर से सुनिए, है ना। अमंग एनिमल्स द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप, इंसेक्ट के आगे कोई बोल सकता है क्या, ए इंसेक्ट, भाई ये तो 50% है, पूरी दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसका 50% है, इसके आगे कोई नहीं बोल सकता, ये तो कहीं भी खड़ा हो जाए।
जीत जाएगा, है ना। ये जहां खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। 95% लोगों ने सही कर दिया है, राइट। और सबसे कम क्या देखने को मिलेगा इन तीनों में से? इंसेक्ट। और उसके बाद हमने पढ़ा था ओथ, एमसी। ओथ का मतलब अदर एनिमल ग्रुप, एम का मतलब मोलस्क, सी का मतलब क्रस्टेशन। तो सबसे कम क्या थे? क्रस्टेशन थे। शानदार, क्या बात है दोस्त। इफ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, अगर मे साहब ने जो बात कही कि दुनिया में 7 मिलियन स्पीसीज हैं, उसमें से 1.5 मिलियन से भी ज्यादा हम लोग खोज चुके हैं, तो हमें बताइए हम लोगों ने कितने % स्पीसीज खोज ली हैं? एनसीईआरटी में सीधा सीधा डेटा है मेरे भाई, सीधा सीधा डेटा है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे साहब, हमने कितना %, कितनी हमारी कट ऑफ थी, कितने नंबर आए हमारे? दैट इज द गेम। अगर आप देखें तो बाकी साइंटिस्ट ने कहा कि 50 मिलियन स्पीसीज हैं, उसमें से 1.5 ही खोजी है, यानी हमारे 3% नंबर ही आए हैं। लेकिन मे साहब ने कहा 3% नंबर नहीं है दोस्त, बहुत हाई पेपर था ये, जेई एडवांस का पेपर था, है ना। और कट ऑफ 10 नंबर ही गई थी, 22 आए हैं इनके। अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, मन के सच्चे, है ना। ये हो जाएगा 68% तो बहुत हो गया। 22%, अगर आप लॉजिकल तुक्का लगाते तो भी आप 22% मार डालते, है ना। तो वन सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इज रिमैक्स हो जाएगा यहाँ पर। बी फॉर भूरा इज द राइट आंसर, है ना। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर भूरा अगेन। 91%, क्या बात है, फाड़ डाला आज तो भाई, फाड़े ही डाला। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। आहा, जितने नाम दिए गए हैं इनमें से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है? इनमें से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी है? जिम्नोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइट या फंगस? जिम्नोस्पर्म से कंफ्यूज नहीं होना, जिम्नोस्पर्म की डाइवर्सिटी काफी कम है, बहुत गिने चुने जिम्नोस्पर्म्स हैं, इसीलिए इसको प्लांट में बहुत ज्यादा उस पाई चार्ट में जगह भी नहीं मिली। अदर में डाल देंगे, अगर डालना भी हुआ तो 0.1% लिख के अदर में डाल देंगे। सबसे ज्यादा था एंजियोस्पर्म, फिर फंगस, फिर अ मोस्ट फेमस लाइकन। ए का मतलब एल्गी, एम का मतलब मॉस, फेमस दैट इज फर्न्स एंड अलीज एंड लाइकन। यहां पे जगह नहीं मिली थी जिम्नोस्पर्म को, बहुत ज्यादा स्पीसीज नहीं है जिम्नोस्पर्म्स की, है ना। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? अब एंजियोस्पर्म नहीं है तो उसके बाद राजा कौन है? फंगस है ना। नाम है फफूंदी, लेकिन दुनिया में तबाही मचा रखी है बहुत ज्यादा, इस फफूंदी ने अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर करवा रखा है। 86% लोगों ने सही बता दिया है, शानदार। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है वर्टिब्रेट्स का, वर्टिब्रेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है सबसे ज्यादा से सबसे कम, यानी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किन किन का? आपका एव्स का, आपका एम्फीबियन का, रेप्टाइल का, मैमल्स का, एज वेल एज पाइसिस का यानी फिशेस का। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटती जनसंख्या बतानी है यहां पर, जनसंख्या कह लो या स्पीसीज संख्या कह लो, ज्यादा बेटर टर्म है, वो आपको बतानी है। एक बार आराम से ट्राई करिए, है ना। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। भाई हमारे पास सिंपल सी ट्रिक है, वही हमको मारनी है। एफ बी राम, तो सबसे कम तो मैमल होगा, मैमल सबसे कम कहां पर है? एक में भी मैमल सबसे कम नहीं है ना। तो यानी कि सिर्फ कुछ चुनिंदा ही आपके यहां पर ऑर्गेनिज्म दे रखे। एफ मतलब फिशेस सबसे ज्यादा, एफ मतलब फिशेस सबसे ज्यादा, बी का मतलब बर्ड, आर का मतलब रेप्टाइल, ए का मतलब एम्फीबियन। मैमल दिया नहीं हुआ तो ये भी आपका सही हो जाएगा। मैमल सबसे कम है, सबसे आगे नहीं रख सकते, सबसे आगे नहीं रख सकते। रेप्टाइल बीच में है, ना सबसे आगे रख सकते ना सबसे पीछे रख सकते, तो एलिमिनेट करके भी निकाल सकते थे। भूरा भैया हमेशा ऑन टॉप, 73%। 14% लोगों ने क्या कर दिया यार, मैमल सबसे ज्यादा कहाँ है? एफ बी राम, हर चीज हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ी है, तो मैमल तो सबसे कम है ना, मैमल सबसे ज्यादा है ही नहीं, तो कंफ्यूजन का यहां पर कोई स्कोप नहीं था। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपने बढ़िया है, कुछ ना कुछ सीखा ही है यहां पर। ओके, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, फंगस, टेरिडोफाइट एंड एल्गी इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बायोडाइवर्सिटी। ये भी डिक्रीजिंग है, पहले ही बता रहा हूं भैया डिक्रीजिंग है। यहां पर क्या बोल दिया है? एंजियोस्पर्म को एन बोल दिया है, फंगस को एफ बोल दिया है, टेरिडोफाइट को पी बोल दिया है। टेरिडोफाइट यानी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? हॉर्सटेल और फर्न्स, तो फर्न्स आ गया यहाँ पर, एक तरीके से प्लांट किंगडम में पढ़ाया था। और आपका एल्गी है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सबसे ज्यादा तो दुनियादारी में एंजियोस्पर्म ही पाए जाते हैं, उसके बाद आपका फंगस पाया जाता है, ये फार्म पे भारी था। उसके अलावा अगर आप देखें
तो यहां पर अब मोस्ट फेमस लाइकन यानी सबसे पहले एल्गी, उसके बाद मोस्ट यानी मॉसेस यानी ब्रायोफाइट, फिर आपके फर्न्स एंड अलीज यानी आपके टेरिडोफाइट, और फिर आपका लाइकन। तो एनएफएपी नफाप हो जाएगा। नफाप कहां है? नफाप यहां है, यहां नफपा है, यहां फरप्पा है, यहां फनाप है। हमें क्या ढूंढना है? नफाप ढूंढना है। तो नफाप हमने ढूंढ लिया। उत्तर अगेन बुरा बच्चन, पढ़ के आओ या ना पढ़ के आओ, भूरा भैया के भजन गाओ, तब भी जीत जाओगे दुनिया में मेरे भाई। 17% लोगों ने क्या कर दिया है? सबसे पहले एंजियोस्पर्म, फिर आपका फंगस मेरे भाई, टेरिडोफाइट बाद में आ रहा था ना, फर्न्स एंड अलीज 5th पोजीशन पे। अगर ये भी नहीं पता था कि भाई टेरिडोफाइट क्या होता है, तो भी तो मोस्ट फेमस लाइकन ए दैट इज एल्गी, तो वो तो सबसे पहले ही आता है ना, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी। समझ लीजिए आपको ये नहीं पता कि टेरिडोफाइट क्या होते हैं, तो भी तो मार्क कर सकते थे ना मेरे भाई। एल्गी तो पता है, उसका नाम तो एज इट इज था। मॉसिस ब्रायोफाइट में आते हैं, फर्न्स एंड एलीज टेरिडोफाइट में आते हैं, और लाइकन सबसे एंड में आ रहा था। ये बात है ना? चल, ये बात अभी कर नहीं पाएंगे हम लोग, ये भी नहीं कर पाएंगे, ये भी नहीं कर पाएंगे, ये कर पाएंगे इस लेक्चर के बाद। आओ मेरे भाई, थोड़ी और वार्तालाप कर डालते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात की डिस्कशन कर लेते हैं। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। आराम से यहीं पर इसके नोट्स बनाइएगा, साथ साथ पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये चीज है क्या। आराम से देखिए, एक बैक्टीरिया जो है वो बहुत जल्दी अपने स्ट्रेन्स बना सकता है। एक बैक्टीरिया जो है, सिंगल बैक्टीरिया जो है, इसके हजारों स्ट्रेन्स हो सकते हैं, हजारों स्ट्रेन्स, और हर बैक्टीरिया के इतने ही स्ट्रेन्स हो सकते हैं। तो हम बैक्टीरिया का जो मेन पेरेंट स्ट्रेन है, इसको एक स्पीसीज काउंट करते हैं। इससे जो थोड़ी बहुत म्यूटेशन से अलग अलग स्ट्रेन बन गए हैं, उसको नई स्पीसीज नहीं बुलाते। अदरवाइज बैक्टीरिया की स्पीसीज मिलियंस में चली जाएंगी, अकेले बैक्टीरिया की। तो ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको यहां पर देखने को मिला कि ये जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन करी है ना, कि वी हैव 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, इसमें हमने बैक्टीरिया को कंसिडर नहीं किया है। ये जो हमने नंबर दिया है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज, इसमें हमने प्रोकैरियोट्स को यानी बैक्टीरिया को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि कौन खुद का नया स्ट्रेन है और कौन पेरेंट बैक्टीरिया है। तो कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड जो है ये काम नहीं करते प्रोकैरियोट्स के लिए। कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स काम नहीं करते प्रोकैरियोट्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, करेक्ट। अब ये एक बैक्टीरिया है, इसका डीएनए मैंने बना लिया है लेट से। अब ये है, इसमें थोड़ा सा चेंज आया, 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 है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज आया। अल्टीमेटली इट हैज मेड डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन्स। लेट्स से ये आपका पूरा का पूरा पिंक था, ये पिंक के साथ क्या हो गया है, थोड़ा सा पीला हो गया है, थोड़ा सा पीला हो गया है, थोड़ा सा पीला हो गया है ना। पीले के बाद यहां पर देखें, ये पिंक था, पिंक से थोड़ा सा पीला, एक जीन में चेंज आया। यहां पे पीले के बाद ऑरेंज, एक और जीन में चेंज आया। यहां पर पीला एज इट इज रहा, ऑरेंज वाला जो है आपका क्या हो गया, ये आपका स्काई ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और स्काई ब्लू जो है इसके बाद थोड़ी सी म्यूटेशन के बाद ये आपका व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। यानी ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है ये एक ही बैक्टीरिया से तो बने हैं। इसी में थोड़े से चेंजेस आए और ये बना, इसी में थोड़े से चेंजेस आए और ये बना, इसी में थोड़े से चेंजेस आए और ये बना, इसी में थोड़े चेंजेस आए और ये बना, इसी में थोड़े चेंजेस आए और ये बना। यानी कि ये सारे के सारे सिर्फ एक एक जीन के चेंज है, एक एक जीन के चेंज हैं। तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए इन सारे के सारे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना। सो ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सेम बैक्टीरिया। आप इनको क्या लिख सकते हैं, दीज ऑल आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सेम बैक्टीरिया। दीज ऑल आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ सेम बैक्टीरिया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको आप कल्चर भी नहीं कर सकते। देर आर अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज जिनको आप कल्चर मीडियम पे कल्चर नहीं कर सकते, तो उन पे आप टेस्टिंग भी नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से जीन में म्यूटेशन हुई है, तो उन पे आप रिसर्च कर ही नहीं सकते। तो आप उनके बारे में क्या बता पाओगे, कुछ भी नहीं बता पाओगे, है ना। तो अगर आप कहें तो यहां पर एक बात लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल, स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स
स्टैंडर्ड या कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट एप्ट या आर नॉट गुड टू स्टडी some prokaryotes, to study some prokaryotes। क्यों भैया, क्यों ये स्टैंडर्ड टेक्सोनॉमिक मेथड्स आपके बढ़िया नहीं है प्रोकैरियोट्स को पढ़ने के लिए? पहला रीजन, सम प्रोकैरियोट्स आर नॉट कल्चरेबल। कुछ प्रोकैरियोट जो है उनको आप लेबोरेटरी पर ग्रो ही नहीं कर सकते, तो उनके बारे में पढ़ाई कैसे करोगे? जिस चीज को आप लैब में ही नहीं उगा सकते उसको पढ़ाई कैसे करोगे? सम प्रोकैरियोट्स आर नॉट कल्चरेबल। कुछ ऐसे प्रोकैरियोट है जिनका कल्चर आप कर ही नहीं सकते, और लैब में किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए उस चीज को उगाना पड़ेगा, लैब में कल्चर प्लेट के ऊपर ग्रो करना पड़ेगा। अगर कोई चीज कल्चर ही नहीं हो रही तो आप उसको नहीं पढ़ सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ वी टेक जेनेटिक एंड बायोकेमिकल चेंजेस इनटू अकाउंट, कि भैया एक जो बैक्टीरिया है उसमें और दूसरे बैक्टीरिया में कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, बायोकेमिकल डिफरेंसेस हैं, यानी ये अलग अलग जीन्स कैरी करते हैं, अलग अलग केमिकल्स कैरी करते हैं, then bacterial species will run in millions, then bacterial species will run in millions। अब बाकी जो यूकैरियोट्स है ना, उनमें आपकी स्लो म्यूटेशंस होती हैं, धीरे धीरे म्यूटेशंस होती हैं, तो उनमें आप स्ट्रेन्स को पढ़ सकते हो। अब ये सारे के सारे स्ट्रेन्स हैं एक ही बैक्टीरिया के, तो ये हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेन्स हो गए, लेकिन है तो सेम ही स्पीसीज, एक ही स्पीसीज है। अगर आप कहते हो कि एक बैक्टीरिया और दूसरे बैक्टीरिया में थोड़ा बहुत जेनेटिक डिफरेंस है तो ये नई स्पीसीज है, या नए नए प्रोटीन बना रही हैं तो ये नई स्पीसीज है, तो ये तो सारी अलग अलग स्पीसीज हो गई। क्या ये बात अच्छी है? नहीं मेरे भाई। यहां पर देखिए, ये जो बैक्टीरिया था इसमें पीले कलर का जीन नहीं था, यहां पर है। तो क्या ये जीन जो है, क्या ये डीएनए का टुकड़ा जो है आगे चल के प्रोटीन बनाएगा? बनाएगा सर। क्या ये आगे चल के प्रोटीन बनाएगा? बनाएगा। तो क्या इस बैक्टीरिया में एक अलग प्रोटीन होगा इसके कंपैरिजन में? यस होगा। सिमिलरली यहां एक पीला जीन था, यहां पर एक ऑरेंज जीन भी है, क्या इसमें एक प्रोटीन आपका अलग बनेगा? यस। यहां पर ये पीला था, इसकी जगह नीला है जीन, क्या यहां अलग प्रोटीन बनेगा? यहां सफेद जीन है, अलग प्रोटीन बनेगा। यहां आपका ऑरेंज जीन है, क्या अलग प्रोटीन बनेगा? बिल्कुल। तो क्या ये सारे एक एक दो दो प्रोटीन अलग बनाएंगे? बिल्कुल अलग बनाएंगे। पर क्या उस एक प्रोटीन की वजह से आप इनको अलग अलग स्पीसीज घोषित कर देंगे? नहीं। तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं ना कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, दिस सिस्टम इज कन्वेंशनली फॉर यूकैरियोट्स। इसमें आप प्रोटिस्टा की बात करते हो, फंगस की बात करते हो, प्लांट्स की बात करते हो, एनिमल्स की बात करते हो, इसमें प्रोकैरियोट्स की बात नहीं करते, क्योंकि कई ऐसे प्रोकैरियोट है जिनको आप कल्चर ही नहीं कर सकते, और अगर कल्चर भी कर लोगे तो इतने माइन्यूट डिफरेंसेस हैं कि आप ये बता ही नहीं पाओगे कि ये दोनों एक ही बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन हैं या अलग अलग बैक्टीरिया है। तो इतना दिमाग अपना कौन ही खराब कराए, इसीलिए हम प्रोकैरियोट्स की स्टडी यहां पर नहीं करते। कहां करते हैं तो फिर? सर माइक्रोबायोलॉजी में। There is a special field of biology, there is a special field of science specifically for the study of microbes, जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। वही इनका क्या करेंगे? स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करेंगे। वही अलग अलग बैक्टीरिया पे रिसर्च करेंगे, वही अलग अलग वायरस पे रिसर्च करेंगे, वही हमें बताएंगे कि हाँ भाई इनकी क्लासिफिकेशन कैसे होनी चाहिए। इनको नॉर्मली हम लोग क्लासिफाई नहीं करते, टेक्सोनॉमिस्ट क्लासिफाई नहीं करते। टैक्सोनॉमिस्ट का काम है अलग अलग जंगलों में जाना, अलग अलग हैबिटेट्स पे जाना और वहां पर लाइफ को ढूंढना। ये माइक्रोब्स वगैरह ढूंढना, कोई मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये काम माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है, टैक्सोनॉमिस्ट का नहीं है। यानी ये दो बातें याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, आराम से दिमाग में बस दो चीजें रखिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूं। अगर आपको दुनिया में किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो आप लैब में स्टडी करोगे। अगर आप साइंटिस्ट हो तो आपके पास एक लैब है, आप उसी में चीजों की स्टडी कर पाओगे। अब कई तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आप लैब में उगा ही नहीं सकते, तो क्या आप इनकी स्टडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसीलिए टैक्सोनॉमिस्ट इतना सरदर्द पालते ही नहीं है भाई, जिसका काम है वो करेगा, वो ढूंढे तरीके कि कैसे इस बैक्टीरिया को स्टडी करना है। मुझसे कल्चर नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने ये बैक्टीरिया उगाया लैब में, ये बैक्टीरिया उगाया, ये उगाया, अब यहां पर आपके सारे जीन्स
पिंक कलर के थे, यहाँ पे एक येलो कलर का था, यहाँ पे एक डिफरेंट है आपका ऑरेंज कलर का। ये तीनों बैक्टीरिया आपने उगाए, आपने देखा इनमें जेनेटिक डिफरेंस है एक एक जीन का, और एक एक ही प्रोटीन यानी एक एक ही केमिकल ये डिफरेंट बना रहे हैं। तो यहां पर टेक्सोनोमिस्ट कंफ्यूज हो गया कि ये तीन अलग अलग स्पीसीज इनको बोलूं या इसको एक ही बैक्टीरिया की तीन अलग अलग स्ट्रेन्स बोलूं, और अगर ये एक ही बैक्टीरिया के तीन स्ट्रेन है तो ये प्रूफ कैसे करूं। तो हमारे लिए तो बहुत हार्ड चीज हो गई ना, टेक्सोनोमिस्ट के लिए तो बहुत हार्ड चीज हो गई। तो हमने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। हमने बोला माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिसका दिन रात यही काम है वो देखे, प्रोकैरियोट को हम नहीं छेड़ेंगे, प्रोकैरियोट हमारी बिरादरी का नहीं है। तो ये जो सारी की सारी मेथोडोलॉजीज हैं ये हम प्रोकैरियोट के लिए नहीं कंसिडर करने वाले। हम प्रोटिस्टा की बात कर लेंगे, फंगस की बात कर लेंगे, प्लांट की बात कर लेंगे, एनिमल्स की बात कर लेंगे, प्रोकैरियोट्स की बात हम नहीं करेंगे। सिंपल, ये हमने सीखा। तो 2 लाइन आप लिख लीजिए बस, है ना। तो यहां पे देखिए कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड जो है ये माइक्रोब्स के लिए बहुत ज्यादा, खासकर प्रोकैरियोट्स के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं माने जाते, क्योंकि कुछ तो आपके ऐसे प्रोकैरियोट है जो कल्चर ही नहीं हो पाते, तो इन पे आप स्टडी नहीं कर सकते। और कुछ अगर कल्चर हो भी जाए तो भी इनमें एक एक केमिकल या एक एक जीन का फर्क है मॉलिक्यूलर लेवल पे। इतने छोटे छोटे चेंजेस से आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये नए नए स्ट्रेन है या नई नई स्पीसीज है। अगर हर नए बैक्टीरिया को आप एक स्पीसीज मानोगे तो इनकी जो स्पीसीज हैं इनका नंबर मिलियंस में चला जाएगा, विच इज नॉट राइट। राइट सर, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो क्या? नहीं भाई, आई एम ए बायोकेमिस्ट। ये जो काम है ये हम करते हैं, बस इतना है ना, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में कौन से केमिकल्स हैं उनकी स्टडी करना, और बकायदा ये समझना कि कैसी कैसी मेटाबॉलिक पाथवेज एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही है। दैट इज माय जॉब, राइट। चलिए, व्हाट इज अ स्ट्रेन? बहुत अच्छा सवाल है दोस्त, बहुत प्यारा सवाल है। व्हाट इज अ स्ट्रेन? एक जो बैक्टीरिया है उसमें जरा सा कहीं चेंज आ गया, व्हेन इट बिकम्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट बैक्टीरिया इट बिकम्स अ डिफरेंट स्ट्रेन। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड की जब बात हुई थी तो हम क्या बोल रहे थे, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो वेरिएंट स्ट्रेन्स हैं, नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। कोविड भी तो भेस बदल के कई बार आया मेरे भाई, है ना। कभी अल्फा वेरिएंट आ गया, डेल्टा वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया। ये जो वेरिएंट्स हैं ये क्या हैं? स्ट्रेन्स हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके हमको परेशान कर रहे हैं। भाई हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी खासी है, हमें अगर एक बार कोई बीमारी हो जाए तो दोबारा नहीं हो सकती, हम तो एंटीबॉडी बना लेंगे। तो जुकाम बुखार बार बार क्यों हो जाता है, खांसी बार बार क्यों हो जाती है? कॉमन कोल्ड एंड फ्लू इज अ वायरल इन्फेक्शन, इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और वायरस बहुत तगड़े तरीके से म्यूटेट करता है, जरा सा अपना भेस बदलेगा और दोबारा से नया रूप लेकर के आपकी बॉडी में घुस जाएगा, फिर से बैंड बज जाएगी। दैट्स वाई आपके ये जो है बहुत जल्दी म्यूटेट कर सकते हैं, तो ये अलग अलग स्ट्रेन्स बना सकते हैं। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? एक जीन का फर्क है, ये पूरा का पूरा पिंक है, इसमें आपका बस एक जीन एक्स्ट्रा है पीले कलर का, तो इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट बैक्टीरिया, दैट्स व्हाई इट बिकेम अ स्ट्रेन, है ना। तो अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रेन का मतलब क्या है, तो इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट, from its parent bacteria, therefore makes a strain। जरा सा डिफरेंट हो जाए तो स्ट्रेन, makes a strain, करेक्ट। that's why it makes a strain। अब देखो मेरे भाई आराम से, अब ये जो है इससे आपका ये बन सकता है, एक जीन में चेंज होने से बन सकता है मेरे भाई, इससे भी तो ये बन सकता है, इसमें आपका एक जीन चेंज हो गया पीला हो गया, दूसरा जीन चेंज हो गया ऑरेंज हो गया। तो अब आप कैसे प्रूव करोगे कि ये वाला जो बैक्टीरिया है इससे बना है या इससे बना है ना। दिमाग सड़ा देने वाली चीज है ना। तो टेक्सोनोमिस्ट नहीं करते, हम लोग मना कर देते हैं, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करेंगे, बस जिसको करना है वो करो, राइट। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन सब स्पीसीज एंड वैरायटी, वैष्णवी ने सवाल पूछा है, बहुत प्यारा सवाल पूछा है दोस्त, बहुत प्यारा सवाल पूछा है, शानदार सवाल पूछा है ना। इसका मतलब आप पढ़ते हो, आप पढ़ने वाले बच्चे हो। वैरायटीज जो टर्म है ये यूजुअली प्लांट के लिए इस्तेमाल होती है, सब स्पीसीज जो आपकी ब्रांच है, ये जो आपका नाम है, ये यूजुअली एनिमल्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, और स्ट्रेन जो चीज है ये आपके माइक्रोब्स के लिए यूज किया जाता है ना। अलग अलग प्लांट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन कॉमनली माइक्रोब्स के लिए यूज किया जाता है। चीजें सेम ही है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। आपका कोई लेट्स से एनिमल है ना, उसमें जरा सी चेंज आई,
एंड इट बिकेम अ न्यू एनिमल, थोड़े से उसमें कैरेक्टर्स नए डेवलप हो गए तो उसको बोलेंगे इसी स्पीसीज से बना है, इट इज अ न्यू सब स्पीसीज, राइट। तो एनिमल में सब स्पीसीज शब्द का इस्तेमाल कर लिया, प्लांट में ज्यादातर वैरायटी शब्द का इस्तेमाल कर लिया, और माइक्रोब्स में स्ट्रेन का शब्द का इस्तेमाल कर लिया। प्लांट में भी आपका स्ट्रेन शब्द इस्तेमाल हो सकता है ज्यादातर, लेकिन माइक्रोब्स के लिए इट इज मोर कॉमनली यूज्ड, बस ये बात है ना। बात सारी की सारी आपकी कॉमन यही है जो मैंने आपको बताया है। ये अगर समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बहुत बड़ा आपने मिस नहीं किया है, राइट। आराम से देखिए कि कुछ बैक्टीरिया नॉन कल्चरेबल होते हैं और जरा जरा सा एक एक केमिकल में अगर चेंज आ रहा है तो दे कैन मेक न्यू स्ट्रेन्स। अब हर स्ट्रेन्स को स्पीसीज थोड़ी काउंट कर लेंगे, ऐसे तो आपकी बैक्टीरिया का नंबर ही बिलियंस में चला जाएगा, विच इज नॉट राइट। करेक्ट, यस, यहां तक की बात ठीक है? यस और नो फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त, यहां तक की बात ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हमें आज आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, पहले तो ये बताइए, क्योंकि आपका टाइम हो गया है। क्या हमें आगे वार्तालाप शुरू करनी चाहिए? स्पीसीज इन इंडिया, क्या हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना चाहिए यहां पर? हम्म, अच्छा टॉपिक बचा हुआ है, ये स्लाइड पढ़ लेते हैं, जनरल है, बेसिक स्लाइड है ना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, फिर आपके कुछ डाउट्स लेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और फिर आपको छोड़ देंगे। जैसा आपको अच्छा लगे, और पढ़ना होगा तो और पढ़ा देंगे, दैट इज कंप्लीटली योर कॉल। आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा आप कहेंगे वैसा आपका ये शिक्षक, आपका मास्टर साहब कर लेगा, ठीक है। आराम से देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। मेगा का मतलब क्या होता है? बरसों रे मेगा, मेगा वाला मेगा नहीं है ये, मेगा मतलब बहुत ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी मतलब नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और 12 ऐसे देश हैं जिनको मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज कहा जाता है, यानी यहां पे डाइवर्सिटी खूब सारी है। जैसे आपका मेडागास्कर है, जैसे आपका अमेरिका है, यूएसए हो जाएगा, जैसे आपका चाइना हो जाएगा, जैसे आपका ब्राजील हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देर आर मेनी कंट्रीज जिनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। दुनिया के लगभग अधिकतर ऑर्गेनिजम्स इन्हीं 12 देशों में पाए जाते हैं। हर प्रकार की वैरायटी यहां पर देखने को मिलती है। वी शैल बी प्राउड कि इंडिया इज वन ऑफ देम। हमारे पास खूब बायोडाइवर्सिटी है, नेचर का हमारे सर के ऊपर हाथ है, लगभग सारे के सारे इकोसिस्टम्स और बहुत सारे नए अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स भारत में रहते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। क्यों भैया? अगर आप देखेंगे तो इंडिया का लैंड कवर कितना है? पूरी दुनिया का जो लैंड है, भारत इसका कितना हिस्सा कवर करता है, खुद बताइए। भारत इसका कितना हिस्सा कवर करता है? ओनली 2.4%, 2.4% ऑफ वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड है, भारत इसका सिर्फ 2% या 2.5% कवर करता है। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, भारत में उसका कितना परसेंट शेयर मिलता है? कैसे याद करेंगे? 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा, एंड 1 इज फॉर गुड लक, फोकट का नंबर है ना। 8.1% ऑफ टोटल स्पीसीज। दुनिया में जितनी स्पीसीज हैं उसका 8% भारत में पाया जाता है, जबकि लैंड एरिया हमारे पास सिर्फ 2.5% के आसपास है। यानी हम 2.5% ही इलाका कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 8% दे रहे हैं, जितना हमें देना चाहिए। भाई दुनिया ने हमको 2.5% जगह दी है, तो हमें भी उन्हें 2.5% प्रोडक्टिविटी देनी चाहिए, लेकिन हम 2.5% इलाका होते हुए भी 8% प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, यानी कि हम लोग अपने हैसियत से ज्यादा काम करके दे रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री। इसीलिए यहां पर हम लोगों को एक अच्छे खासे पेडेस्टल पे रखा गया है। अगर आप देखें नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, आज तक भारत में कितने अलग अलग एनिमल्स और प्लांट की स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लगभग 45,000 प्लस प्लांट स्पीसीज, और कहा गया है लगभग इसका डबल एनिमल स्पीसीज, यानी लगभग 90,000 के आसपास एनिमल स्पीसीज आज तक भारत से आपने डिस्कवर कर ली। और आपको पता है कि सारी की सारी स्पीसीज तो हम लोगों ने डिस्कवर करी नहीं है, और स्पीसीज डिस्कवर होनी रहती हैं। काफी सारी ऐसी स्पीसीज है जो भारत से और मिल सकती हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज टू बी आइडेंटिफाइड, कितनी प्लांट स्पीसीज हैं जो आपको और मिल सकती हैं? तो 45,000 के आसपास आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, लगभग 1 लाख के आसपास आपको और मिल सकती है। 1 लाख प्लस मोर स्पीसीज
कैन बी आइडेंटिफाइड और कैन बी डिस्कवर्ड। और एनिमल्स की अगर आप बात करें तो 1 लाख के आसपास, 90,000 से 1 लाख के आसपास आप ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हो। आप चाहो तो 3 लाख और डिस्कवर कर सकते हो। 3 लाख प्लस मोर स्पीसीज कैन बी डिस्कवर्ड। ये इंडिया के कुछ नंबर हैं। तो क्या क्या नंबर देखे सर हमने यहां पर? हमने देखा कि भारत जो है पूरी दुनिया के लैंड सरफेस का सिर्फ 2.5% इलाका घेरता है, लेकिन 8% से भी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स, 8% से भी ज्यादा स्पीसीज यहां पर रहती हैं। इसलिए हमें 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में शुमार किया गया है। 45,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज और लगभग इसकी डबल यानी 90,000 या 1 लाख के आसपास एनिमल स्पीसीज भारत से मिल चुकी हैं। 1 लाख और 3 लाख प्लांट और एनिमल स्पीसीज मिलने की आशंका है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। जनरल नंबर है, बस यही हमको पढ़ना था आज के लिए। और भी मैं लेकर आया था कंटेंट, अगर हमारा टेक्निकल ग्लिच ना आया होता तो शायद हम इसको कवर कर चुके होते, बट कोई बात नहीं, आराम से देखिए। इंडिया जो है सिर्फ 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया कवर करती है, ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया कवर करती है। जबकि अगर आप बायोडाइवर्सिटी देखें तो दुनिया की 8.1% बायोडाइवर्सिटी भारत में पाई जाती है। इसीलिए इसे 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज जो है इनमें शुमार किया गया है। दुनिया की 12 ऐसी कंट्रीज जिनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, उसमें भारत का भी नाम है। लगभग 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट आज तक भारत से मिल चुकी हैं और लगभग इसकी डबल यानी 90,000 से 1 लाख एनिमल स्पीसीज आपको भारत से मिल चुकी हैं। और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे साहब, आपको पता है सिर्फ 22% ही हम लोगों ने खोजा है अपने आसपास की स्पीसीज को, तो और स्पीसीज मिल सकती हैं भारत से। अगर 45,000 प्लांट स्पीसीज मिल चुकी हैं तो कम से कम उसका डबल 1 लाख तो और खोजी जानी चाहिए। और 1 लाख एनिमल स्पीसीज मिल चुकी है 90,000 से 1 लाख, तो कम से कम 3 लाख एनिमल स्पीसीज और मिलनी चाहिए। ये आपको एटलीस्ट यहां पर ये नंबर मिलना चाहिए, करेक्ट। तो हमारे पास जो है मैन पावर कम है। मैंने आपको बताया था आप किसी टेक्सोनॉमिस्ट को नहीं जानते, आपने चैट सेक्शन भर डाला था कि सर हमारे आसपास कोई टेक्सोनॉमिस्ट नहीं है, तो हमारे पास मैन पावर कम है, तो हम स्पीसीज को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन नेचर की जो लाइब्रेरी है, बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, ये आपकी जलती जा रही है। यानी एक साइड से मैं धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स को खोजता जा रहा हूं, लेकिन उस साइड से लाइब्रेरी में आग जल रही है। यानी कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मुझे मिलने से पहले इस दुनिया से गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ये वही बात है जो कि हम लोगों ने पहले करी थी। अब पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना खेला बहुत है, राइट। ये सारे क्वेश्चन अभी हो नहीं पाएंगे, करेक्ट, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो आपको मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं और फिर आपके कुछ डाउट्स ले लेता हूं। लीडर बोर्ड देख लीजिए, जितने क्वेश्चंस हुए हैं। जोरास्वी, सार्थ, राज परनावी, विजेश, मनकरण, सत्तानवीर, देवांश, दिलीप, तुषार एंड दीक्षांत आर ऑन टॉप रैंक्स। बहुत बहुत शानदार, ग्रेट। अब हम कुछ डाउट्स ले लेते हैं। यहां तक क्लैरिटी है? यस। बहुत जनरल बातें थी। एक एक्टिव रिकॉल दे देता हूं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। अभी तक इस चैप्टर में जो जो पढ़ा है पूरे चैप्टर का एक्टिव रिकॉल दे देता हूं, आराम से सुनने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ी द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? आपका वैरायटी, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कितने अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे पाए जाते हैं। तो IUCN के डेटा के हिसाब से, 2004 के डेटा के हिसाब से, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज आपकी अर्थ पे ऐसी हैं जो कि हम खोज चुके हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भैया 20 से 50 मिलियन स्पीसीज होनी चाहिए, आप तो 1.5 मिलियन ही खोज के बैठे हो। तो इस डेटा को गलत साबित करते हुए रॉबर्ट मे साहब ने बोला कि भाई 20 से 50 मिलियन स्पीसीज नहीं है, 7 मिलियन ही स्पीसीज हैं, जिसमें से आपने 22% ऑलरेडी खोज ली है। तो इट इज अ गुड नंबर, धीरे धीरे करते करते हम लोग और खोज लेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी जो है, इसके 3 टाइप थे। जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी एक ही स्पीसीज में जेनेटिक मटेरियल में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से आपके 1000 से ज्यादा वैरायटी बन गई थी किसकी? मैंगो की। 50,000 से ज्यादा स्ट्रेन बन गए थे राइस के। और रोवल्फिया वोमिटोरिया में भी पहाड़ की हाइट पे, अलग अलग हाइट पे जो रोवल्फिया पाया जा रहा है, इसमें रेजर पाइन की कंसंट्रेशन अलग अलग थी। अगर कोई रोवल्फिया हमको नीचे मिल रहा है, पहाड़ के बेस पे मिल रहा है, तो उसमें कम रेजर पाइन था, और कोई पहाड़ की चोटी पे रोवल्फिया मिल रहा है तो उसमें ज्यादा रेजर पाइन था। दूसरी थी स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज नंबर डाइवर्सिटी भी इसको कह सकते हैं, कि 2 इलाकों को कंपेयर करिए कहां ज्यादा स्पीसीज हैं। तो आपका वेस्टर्न घाट जो है, इसमें ज्यादा स्पीसीज थी एम्फीबियंस की एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। और फिर हमने देखी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी इकोसिस्टम के नंबर्स कहां ज्यादा है कहां कम है। तो हमने देखा एक जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे कि नॉर्वे, उसमें कम टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। भारत आपका वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, यहां पर खूब सारे इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं।
फिर हमने कुछ पाई चार्ट्स भी देखे कि दुनिया में सबसे ज्यादा आपके इन्वर्टिब्रेट्स कौन से टाइप के पाए जा रहे हैं, इंसेक्ट सबसे ज्यादा, फिर ओथ, एमसी, ओथ का मतलब अदर एनिमल ग्रुप्स, एम का मतलब मोलस्क, सी का मतलब क्रस्टेशियन। वर्टिब्रेट्स की जब आप बात करें तो एफ बी राम यानी कि फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। और अगर आप प्लांट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिले एंजियोस्पर्म्स, फिर फंगस, और फिर अ मोस्ट फेमस लाइकन, ए का मतलब एल्गी, एम का मतलब आपका मॉसेज यानी आपके ब्रायोफाइट, फर्न्स एंड एलीज, फेमस का मतलब फर्न्स एंड एलीज यानी टेरिडोफाइट, एंड लाइकन मतलब लाइकन इटसेल्फ। तो ये भी आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा। एंड किसी भी जगह पर अगर आप जाते हैं तो सारी स्पीसीज को काउंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंसेक्ट को काउंट कर लीजिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अ डेटा दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से 70% एनिमल हैं और उन एनिमल्स में से भी 70% इंसेक्ट हैं, यानी दुनिया की हर दूसरी स्पीसीज इंसेक्ट की स्पीसीज है, 100 में से 50 स्पीसीज इंसेक्ट की स्पीसीज हैं। प्लांट जो है जिसमें फंगस को भी इंक्लूड कर लिया है ये है 22% और बचे हुए 8% है अदर ग्रुप्स यानी कि आपके प्रोटिस्टा वगैरह जो कि हमने यहां पर देख लिए। दिस इज एन ओवरऑल ओवरव्यू। अगर भारत के डेटा की बात करें तो भारत आपका कितना लैंड कवर करता है 2.4%, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बायोडायवर्सिटी यहां पर कितनी है अराउंड 8.1%। 45,000 के आसपास प्लांट स्पीसीज और लगभग डबल 90,000 के पास एनिमल स्पीसीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं भारत से, और पोटेंशियल है लगभग 1 लाख के आसपास प्लांट स्पीसीज और मिल सकती हैं, लगभग आपकी 3 लाख के आसपास एनिमल स्पीसीज और मिल सकती हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन बाय रॉबर्ट में। ये आपका अभी तक का एक्टिव रिकॉल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। करेक्ट है जी? यस 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 यस। कुछ डाउट्स ले लेते हैं और फिर बाकी बातें कल पढ़ेंगे। सर क्या आप हमें शॉर्ट नोट्स दे सकते हैं? यार मैडिजी ऑलरेडी एक टाइप का शॉर्ट नोट्स है, फिर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूं, माइंड मैप्स वगैरह वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, तो आपको मिल जाएंगे, नो इश्यूज, है ना। हाउ आई मैनेज क्लास 12th प्लस क्लास 11th, रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस स्कूल। देखिए भाई, स्कूल का टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इट इज सुप्रीमली क्रिटिकल। स्कूल के टाइम को जिसने बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर लिया वो सिकंदर है। स्कूल में अटेंडेंस बढ़िया तरीके से मैनेज करके चलो, 100% अटेंडेंस पे एक मेडल मिलता है, वो मेडल आपको चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो आप कहीं और टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीज मैंने स्कूल में बहुत लेट सीखी थी कि आपकी एक बार अगर अटेंडेंस पूरी हो जाए तो एंड में आप एग्जामिनेशन के आसपास आकर छुट्टी मारना शुरू कर सकते हैं। तो हफ्ते में अगर आप 6 दिन में से एक दिन भी छुट्टी ले रहे हैं तो भी आपकी 80% अटेंडेंस रहेगी। और स्कूल में छुट्टियां वैसे भी ज्यादा मिलती हैं, हॉलीडेज छोटी मोटी बातों की भी हॉलीडेज मिल जाती हैं। जैसे अभी 2 अक्टूबर को आपकी छुट्टी होगी, उसके बाद आपकी दशहरा की छुट्टी होगी लगभग 12 या 13 अक्टूबर के आसपास, फिर दिवाली की 6-7 दिन छुट्टी होंगी। तो स्कूल का काम स्कूल में ही निपटा लीजिए और उसके बाद आकर के नीट की तैयारी कीजिए। 11वीं का रिवीजन आपको मैं प्रॉपर कराऊंगा, जिस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके एक हफ्ते बाद ही आपका 11वीं का रिवीजन एकदम शुरू हो जाएगा, और मैं जो आपको वीडियोस दूंगा उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम एंड टू एंड क्रिस्प कंसाइज, जितना एग्जाम में चाहिए वैसी वीडियोस। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम अगर आप देंगे सारे क्वेश्चन आपके बनते हुए चले जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दोज नोट्स एंड टू एंड, एक एक चीज समझाई जाएगी। एनसीईआरटी सामने रख लीजिए या मेडिजी सामने रख लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते हुए चले जाइए, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मेडिजी को या एनसीईआरटी को ही 10 बार रिवाइज करिए, है ना। चलिए, अमेजिंग लेक्चर सर, थैंक यू सो मच, बाय सर, थैंक यू रोहू भाई, लॉट्स ऑफ लव। और माफी चाहता हूं यार अगेन, आज दोबारा से थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया, पर कुछ चीजें यार हाथ के बाहर है, अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अनुषा प्रिया वीडियो कॉल प्लीज, लो भैया वीडियो कॉल करते हैं, उठा लीजिएगा प्लीज और अपने नोट्स दिखा दीजिएगा, है ना। ओके सर, नीट रियल टेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो वीडियो कॉल कर लीजिए, एक बार इनका वीडियो कॉल लग जाए फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, राइट। ओके वीडियो कॉल, अरे भाई साहब बहुत सारी चीजें आई हुई हैं। सोनाली कुमारी थैंक्स अलॉट सर, टाटा टाटा दोस्त, लॉट्स ऑफ लव, लव यू सर, थैंक यू मेरे भाई। मॉर्फो कैसे करें, सब करा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, सब हो जाएगा, है ना। ये मैड इजी में है, सब कुछ मैड इजी में है, एवरीथिंग। सर टेक्सोनॉमिक बनने के लिए क्या करें? टेक्सोनॉमिक बनने के लिए मेरे भाई आपको सबसे पहले जिस चीज में टेक्सोनॉमिस्ट बनना है आपको सबसे पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी आप एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट और प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट दोनों बन सकते हैं। तो आपको पहले एक डिग्री करनी पड़ेगी, जनरल बीएससी डिग्री, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें आप जाइएगा। जैसे कि अगर आपको प्लांट टेक्सोनॉमिस्ट बनना है तो बॉटनी की बीएससी,
बॉटनी ऑनर्स, या अगर आपको जूलॉजिस्ट बनना है तो जूलॉजी ऑनर्स। उसके बाद मास्टर्स में अलग अलग प्रकार के आपके कोर्सेज होते हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये एनवायरमेंटलिज्म पे और टेक्सोनॉमी पे आपका अलग से कोर्स चलाता है। उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, यू नीड टू गिव दैट एंट्रेंस एग्जाम, यू नीड टू टॉप इट बिकॉज बहुत लिमिटेड सीट्स है, और तब जाके आप कर पाएंगे टेक्सोनॉमिस्ट बनने का अपना सपना पूरा। Sir, we see more varieties of plants and grasses nearby us rather than animals. So how can be there are more species of animals? भाई अगर आप देखें तो मोर वराइटीज है, पर आप जहां पे रह रहे हो वहां पे देर आर अ लॉट ऑफ एनिमल स्पीसीज विच आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ प्लांट्स। आपके घर में आपको 10 अलग अलग टाइप के इंसेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन आपको दिखाई नहीं देते, और अगर दिखाई भी देंगे तो भी आप उनको इग्नोर करते हुए चले जाएंगे, है ना। जो कमरा है ना, यहाँ पे ट्यूबलाइट के आसपास भी छोटे छोटे इंसेक्ट होंगे, बट वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, और दिखाई दे रहे हैं तो हम लोग उनको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बड़ा पेड़ दिखता है सो इट इज मोर एविडेंट, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ स्पीसीज देखें तो दे आर बाय डिफॉल्ट एनिमल्स, है ना। आप बेस्ट हो विपू भैया, थैंक यू दोस्त यार, लव यू। वीडियो कॉल बिल्कुल करते हैं। सोशियो बायोलॉजिस्ट क्या होता है? सोशियो बायोलॉजिस्ट मतलब एक ऐसा बायोलॉजिस्ट जो बेसिकली सोशल मुद्दों पे ज्यादा काम करता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आज के दिन में बहुत सोशली एक्टिव हैं, जैसे कि एनवायरमेंटलिस्ट, है ना, तो आप उसे एनवायरमेंटलिस्ट भी कह सकते हैं, सोशो बायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं। ऐसी चीजें जो सोसाइटी से ज्यादा कनेक्ट करें, नाम से ही पता लग रहा है सोशियो बायोलॉजिस्ट, है ना। पॉल्यूशन पे अगर आप टॉक दे रहे हैं, सो इफ यू आर यूजिंग योर बायोलॉजी डिग्री, इफ यू आर यूजिंग योर बायोलॉजिकल नॉलेज टू मेक सोसाइटी मोर एक्टिव, प्रोएक्टिव, देन दैट इज सोशियो बायोलॉजिस्ट, राइट। और भी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है इसकी, मैं लेमन लैंग्वेज में जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। सर ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट मैंने नहीं पढ़ा, तो क्या इसे पढ़ना जरूरी है नीट के लिए? एक बार देख लीजिएगा, एटलीस्ट नोट्स देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो नोट्स देख लीजिएगा, जो कि मेरे लेक्चर के नोट्स हैं, या फिर मेडिजी या एनसीईआरटी, एक बार आंखों के सामने से निकाल लीजिएगा, है ना। मेरा बर्थडे, एमआर सर बर्थडे 27 सितंबर। एमआर सर बर्थडे 27 सितंबर? एमआर सर का बर्थडे तो गया था यार अभी कुछ दिन पहले, जितना मुझे याद है। बाकी आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि मुझे डेट याद नहीं है, बट आई गेस उनका बर्थडे जा चुका है। बाकी एक बार देखता हूँ, मैंने कैलेंडर में कहीं ना कहीं टैग किया होगा पक्का, क्योंकि मुझे डेट्स याद नहीं रहती, तो मैं वैसे भी कैलेंडर में टैग करके रखता हूँ। एक बहुत अच्छा डाउट आया, सर प्लांट ब्रीडिंग करवाएंगे जस्ट आफ्टर दिस चैप्टर, प्लांट ब्रीडिंग भी कराएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलो और वीडियो कॉल करें यार, किसी और बच्चे को वीडियो कॉल करी जाए, है ना। अभी दीदी कॉल उठा नहीं रही हैं, कंचन जी को कॉल लगाया जाए। ऑल राइट, और देखते हैं। सर कल ज्वाइन ही नहीं हुआ था यार, कल ऐसा ही चल रहा था सिस्टम, है ना, कई लोगों की ऐप नहीं चल रही थी, सच में ही नहीं चल रही थी। ओके, उठा है कॉल। सर बैक्टीरिया में भी तो डीएनए ही है, तो उसमें फास्ट म्यूटेशन क्यों नहीं होती? अरे धोखा दे दिया रे कंचन बोल के कंचना कहां से आ गया भाई? अरे कंचन भैया, दीदी तो भैया निकली चलो अच्छी बात है। मेरे भाई डीएनए में फास्ट म्यूटेशन थोड़ी होता है, आरएनए में फास्ट म्यूटेशन होता है कंपैरेटिवली। तो वायरस जो आरएनए वायरस है, कोविड कैसा था? आरएनए वायरस था, तो आरएनए इज मोर अनस्टेबल, मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ा चुका हूं ना भाई। आरएनए इज मोर स्टेबल, आरएनए इज मोर अनस्टेबल, सॉरी, तो म्यूटेशन उसमें फास्ट होगी ना। डीएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, तो म्यूटेशन उसमें स्लो होगी, राइट। तो बैक्टीरिया में डीएनए होता है, इसीलिए तो म्यूटेशन थोड़ी सी स्लो है। उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, इसीलिए म्यूटेशन थोड़ी कंसिडरेबल है। अगर उसका लाइफ स्पैन बड़ा होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। वायरस जो है ये आपके म्यूटेट करते हैं फास्ट, तो आर दीज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन बैक्टीरिया? बैक्टीरिया थोड़ी है, वायरस तो आपका ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो इसको तो किसी में भी कंसिडर नहीं कर सकते आप, राइट। चलिए, इवन विद द टेक्निकल ग्लिच लेक्चर वॉज सो गुड, थैंक यू सो मच दोस्त, लॉट्स ऑफ लव। वीडियो कॉल सर जी, लव यू विपू भाई। भाई हमारी आवाज चला के बैठ गए हैं लव यू विपू भैया, प्लीज कॉल, वरना आपकी शादी नहीं होगी। अरे यार ये कोई बात थोड़ी है, भाई कॉल करके मुझे मेरी आवाज सुना रहे। यार देखो भाई, है ना, जीवन में तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अंधभक्त बनो ना बनो, पर इन सब चीजों से भाई डर तो लगता है ना अब ऐसी बात करोगे तो क्या यार, क्या नाम है भाई, उजुमाकी काकाशी,
अरे जापानी बच्चा भी आया क्या ट्रेनिंग करने यहाँ पे? हेलो भाई, हेलो 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 भाई। गुफा में खड़े होके बात कर रहे हैं। हेलो भाई, हेलो 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 भाई, हेलो हेलो भाई। अरे यार, ये कैसी बात है भाई? ये कैसी बात है? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ यार? वाई जिम्नोस्पर्म इज नॉट प्लेस्ड इन पाई चार्ट? क्योंकि इसका नंबर बहुत कम है। सर क्या आपको कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के टिकट्स मिले? भाई एक बात दिल से बताऊं ऑनेस्टली, पर मुझे नहीं पता इस पे हेट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि ये कौन है। सही बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार कोई इंस्टाग्राम रील देखी, तब मैंने पहली बार ये नाम सुना। तो मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कोल्ड प्ले है कौन। है ना, जो पहले आपका एक चल रहा था मीम, दिलजीत सर वाला, वो मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जानते हैं हम लोग, कोल्ड प्ले को मैं ऑनेस्टली नहीं जानता। और ये शायद मेरी गलती है कि मैं नहीं जानता, हो सकता है बहुत बड़े आदमी हूं, पर मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि भाई ये है कौन। मैंने जब अभी ये ट्रेंड में आया ना, तब मेरे को पता लगा कि ऐसी कोई चीज है। मैं तो WWE देखता था भाई, स्टोन कोल्ड को मैं जानता हूँ, कोल्ड प्ले मेरे को नहीं पता भाई। है ना, तो मेरे को जेन्युइनली कोई आइडिया नहीं है कि, और मैं कॉन्सर्ट में जाता नहीं हूँ, मतलब मेरे को कोई शौक नहीं है कॉन्सर्ट में जाने का, मेरे को वो चीज़ फैसिनेट करती ही नहीं है। मैं इस्कॉन चला जाऊंगा, मेरे घर के बहुत पास है ना, मैं गुरुद्वारे चले जाता हूँ ऐसे ही, जिस दिन मन करता है कहीं पर जाने के लिए, मेरे को अच्छी पीस चाहिए रहती है, मज़ा आता है कहीं पे जाने में, तो मैं ऐसी जगह चले जाता हूँ। संडे को मैं बुक मार्केट चला जाता हूँ, नई सड़क चला जाता हूँ। तो आई गो टू दोज प्लेसेस जहाँ मेरे को वैल्यू मिलती है। तो कॉन्सर्ट हो सकता है इनका बहुत अच्छा हो, बट दैट डू नॉट फैसिनेट्स मी। मेरे को पता नहीं है कि भाई मेरे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, है ना, मैं इसीलिए बहुत इतना उत्तेजित रहता नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए। राम राम भैया, राम राम मेरे दोस्त। सर 11th के लिए कुछ आइडिया? जैसे ही खत्म करेंगे भाई, गर्दा उड़ा देंगे 11th का, खुश हो जाओगे आप लोग, डोंट वरी। है ना, चलो। लॉट्स ऑफ लव। अगेन माफी, मैं जानता हूं गलती मेरी नहीं है, बट फिर भी जो भी है आपको सफर करना पड़ता है, तो लास्ट 2 दिनों के लिए आई एम रियली सॉरी। है ना, कोशिश करेंगे आगे से ऐसी चीजें ना हो। आप भी पढ़ाई करते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। आखिरी चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे, वी हैव गॉट ऑल द टाइम। है ना, हम इसमें 4 की जगह 5 की जगह 6 लेक्चर भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, और मजा आएगा। वी विल मिस यू सर। है ना, आई वोंट लेट यू मिस मी। मैं आता रहूंगा। मैं तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ने वाला। वंस यू गेट इनटू एमबीबीएस आई विल टीच यू बायोकेमिस्ट्री। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, आई विल बी देयर। जहां भी आप जाओगे पीछे पीछे रहेंगे। रिसर्च फील्ड में जाओगे, बच के कहाँ जाओगे? या तो टीचिंग करोगे, टीचर बनोगे, तो भी मैं साथ रहूंगा। रिसर्च में जाओगे तो मैं और साथ रहूंगा। एमबीबीएस करोगे फर्स्ट प्रॉफ में, फिर साथ रहूंगा। जहां बोलोगे वहां साथ रहूंगा, छोड़ने वाला नहीं। है ना, तो मिस करने की तो बात होती नहीं है। अब एक बॉन्ड बन चुका है, एंड दिस बॉन्ड इज फॉर लाइफ, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से अपनी पढ़ाई करिए, बस कोशिश ये करिए कि आप जो करें उसमें बेस्ट करें। और आई गेस इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले टाइम में, 4-5 क्लासेस के बाद, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी आप पहले से ही मुझे भावुक कर रहे हो यार। विच इज़ नॉट राइट। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा मैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पहले बैच के भी स्टूडेंट हैं, 7-8 साल पहले। अभी उनकी एमबीबीएस भी हो चुकी है, एंड दे आर डूइंग देयर पीजी। कई लोग जो है अपना प्राइवेट सेटअप खोल चुके हैं। कई लोग जो हैं जिनका एमबीबीएस नहीं निकला था, दे स्टार्टेड टीचिंग हमारे ही साथ। कई लोग ऐसे हैं जो इसी ऑर्गेनाइजेशन में है, पीडब्ल्यू में ही है। कई लोग हैं जो और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में है, ऑल ऑफ देम आर इन टच। है ना, तो होता है ऐसा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। रियल टेस्ट देखो भाई, अगर आपको अफोर्डेबल लगता है, अगर आपको वैल्यूएबल लगता है, तो आपको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का मैं आपको बात बताता हूं। कई स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि सर रियल टेस्ट इज एक्सपेंसिव। आप सोच के देखिए, कोई भी स्कूल आपको अपने प्रेमिसेस में क्यों कंडक्ट कराने देगा कोई टेस्ट? भाई अगर मैं एक स्कूल के कमरे में बैठा हूं, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, सारी चीजें एकदम टिप टॉप है, तो जाहिर सी बात है इतना तो बिजली का बिल ही आ जाएगा। अगर आप एक पूरे स्कूल को एक्वायर करते हैं फॉर अ टेस्ट, तो उनकी एक कॉस्ट होती है, स्कूल की एक नॉमिनल कॉस्ट होती है। एनटीए भी फ्री में नहीं कंडक्ट करा सकता स्कूल्स में जाकर के टेस्ट, देयर इज अ कॉस्ट टू इट। जो टीचर आते हैं संडे को ड्यूटी देने, उनकी भी एक कॉस्ट होती है ना, उनको भी पैसा मिलता है, चाहे 1,000 रुपए एज अ टोकन अमाउंट मिलता हो। तो जैसे मेरी सिस्टर है, शी ऑल्सो गो टू डिफरेंट स्कूल्स, जब एग्जाम में ड्यूटी लगती है उनकी, तो शी ऑल्सो गेट्स अ टोकन अमाउंट, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन एग्जामिनेशन। तो वो जो खर्चा है उसके लिए ये है, अदरवाइज ऑनलाइन टेस्ट आपके पास है ही, तो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके बैच के साथ है। अगर आप उनसे खुश हो तो उनसे भी आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन रुक जाएगा।
बट एंड टाइम पे क्या होता है, कई बच्चों को फोबिया हो जाता है कि यार मैंने तो टेस्ट दिया ही नहीं, है ना, मैं तो एग्जामिनेशन की उस वाइब को ले ही नहीं पाया। अचानक से जब आप पेपर में बैठते हो पहली बार उस वाइब को सेंस करते हो तो एडजस्ट होने में, अडेप्ट होने में ही टाइम लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप 3-4 बार वो चीज देकर देख चुके हो, कहीं भी दे सकते हो आराम से। टेक योर टाइम, टेक योर डिसीजंस, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन हाँ 1-2 बार असली पेपर से पहले एग्जामिनेशन सेंटर को देख आना, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, ऑल राइट, तो वो कॉस्ट बस उसी की है, स्कूल की है, अदरवाइज पेपर प्रिंटिंग कॉस्ट है, कोई इसमें बेनिफिट नहीं होता भाई, कोई इसमें बहुत ज्यादा मोटा पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो इट्स नॉट फॉर बिजनेस, इट्स जेन्युइनली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी डिमांड थी, क्योंकि पीडब्ल्यू का एक बहुत सिंपल सा मंत्र है कि जो स्टूडेंट्स को चाहिए होता है वो हम उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अगर आप बाकी टेस्ट सीरीज से कंपेयर करो, इट इज वेरी अफोर्डेबल, तो वो स्कूल की कॉस्ट ही इतनी आ जाती है कि उसको हम कम कर ही नहीं सकते, तो एक लेवल तक तो वो प्राइस रहेगा। बट हाँ ये है कि आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। अगर आपको लगता है दैट इज गोइंग टू बी पर्पसफुल फॉर यू, देन यू कैन परचेज दैट। अगर आपको लगता है पर्पसफुल नहीं है या फिर आपके पास जो रिसोर्सेज है उसमें आप खुश हो तो काम चल जाएगा। एक बहुत पुरानी बात है और बहुत शानदार बात है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यानी जो हमारे पास है वही काफी है, अगर आप उसको यूज कर सकते हो तो। अगर आपको लगता है आपके लिए कोई और चीज है जो पर्पसफुल है, जो आपको बेहतर आउटकम्स दे सकती है, तो गो फॉर दैट। अदरवाइज जो है वो बहुत है, बहुत शानदार है, राइट। चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। होपफुली नेक्स्ट वीक टेक ग्लिच ना हो भाई क्योंकि बहुत बहुत भसड़ है, अपने आप को दोबारा से ऐसा कंसोलिडेट करके यहां पर लेकर आना, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कल भी बीच में अचानक से क्लास रुक गई थी, आज भी रुकी, तो उतना मोटिवेशन लेकर के आना कि दोबारा से जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करें, थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। बट वी हैव डन वेल, एंड थोड़ा सा पीछे हो गए हम, आज खत्म हो जाना चाहिए था ये टॉपिक, इनफैक्ट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप तक खत्म हो जाना चाहिए था, तो एक लेक्चर हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए, लेकिन हम उसको कवर कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। एक्स्ट्रा लेक्चर कुछ नहीं यार अब, है ना, एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे बाद में, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आराम से सिलेबस कंप्लीट करेंगे प्यार से। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, गाना सुनाएंगे अगली क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।